तो 12th की बायोलॉजी में एनसीईआरटी का जो सबसे पहला यूनिट है ना, उसका नाम है रिप्रोडक्शन। पहले यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन, जिसमें टोटल 4 चैप्टर दिए हुए। कितने चैप्टर दिए हैं? 4। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन, उसमें आपको रिप्रोडक्शन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, और स्पेशली आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में समझाया। सेकेंड जो चैप्टर है वो आपका है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, और फोर्थ चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स ह्यूमन से रिलेटेड। ऐसे 4 चैप्टर है। आपको इन चारों चैप्टर को कंबाइन करके 2 चैप्टर दिया, पहला और दूसरा चैप्टर। समझ में आ रहा अच्छे से? ठीक है ना। आपका जो सेकंड चैप्टर ना ह्यूमन प्लांट रिप्रोडक्शन बहुत छोटा है, उतना बड़ा नहीं है। बहुत छोटे से मेरा ये भी मतलब नहीं कि 1-2 लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कंपेयर करोगे तो प्लांट रिप्रोडक्शन बहुत छोटा है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ने में आपको थोड़ा और टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ना उसी चैप्टर में आपको एनसीईआरटी का जो 4th चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, उसको इंक्लूड कर दिया, उसी में मिला दिया। समझ में? अब ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें नीट का वेटेज देखोगे ना तो रिप्रोडक्शन का अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, नहीं तो भी 2-3 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन रिप्रोडक्शन के टॉपिक में से। यानी पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी एक तरफ और रिप्रोडक्शन एक तरफ, इक्वल वेटेज है दोनों का। इस हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो आपको जितने भी चैप्टर दिख रहे हैं उसमें 4 चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है। सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, प्लांट रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप नोटिस कर सकते हैं सर्कुलेशन रेस्पिरेशन कुछ 9-10 मार्क्स का है ना, और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी 10-11 मार्क्स का, और ये दोनों 8-8 मार्क्स के चैप्टर है। बाकी सारे चैप्टर्स का वेटेज इससे कम है। ये 4 सबसे हाईएस्ट वेटेज के चैप्टर है, तो इस हिसाब से भी ये चैप्टर दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अभी हम लोग फिलहाल प्लांट रिप्रोडक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, इसको खत्म करने के बाद फिर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शुरुआत हम लोगों को इंट्रोडक्शन से ही करनी है भाई। रिप्रोडक्शन बोलते किसको है? ठीक है ना, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का आपको डेफिनेशन ना सेकंड चैप्टर में दिया, तो एक काम करो, पहले सेकंड चैप्टर ओपन करो। ओपन कीजिए सेकंड चैप्टर, पेज नंबर कितना है? 18। सब लोग पेज नंबर 18 देख रहे बेटा? चलो इधर ध्यान दो मेरी तरफ, बाद में उसको देखो, इधर देखो। किसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन? हम सबको मालूम है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? बोलो, रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। उसके कान में क्यों बता रही है? बता, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? उसके कान में क्या बता रही है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ रहेगी, पहले से एग्जिस्ट कर रहा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा, और वो क्या करेगा बेटा? एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, अपने ही टाइप का, सेम टाइप का। इंसान है तो इंसान ही पैदा करेगा ना, इंसान रिप्रोडक्शन करके कुत्ते बिल्ली नहीं पैदा करते। वो अलग बात है कि जिनको वो पैदा करता है बाद में कुत्ते बिल्ली जैसा बिहेव करने लगते है कि नहीं। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ अपने ही जैसे एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? बोल, रिप्रोडक्शन कहलाता है। बस खत्म। कहीं पे भी अगर ये चीज हो रही है तो वो चीज रिप्रोडक्शन कहलाएगी। बेसिक डेफिनेशन क्या है रिप्रोडक्शन की? पहले से एग्जिस्ट करने वाली एक लाइफ होनी चाहिए, और वो अपनी जैसी क्या करनी चाहिए बेटा? नई लाइफ को बनाना चाहिए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? बोल, रिप्रोडक्शन। अब हमने क्या किया? रिप्रोडक्शन की सर बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व कर दिया। सर एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए, शादी ब्याह होना चाहिए, बारात वलीमे का खाना होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मतलब हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके और मेरे जैसा एडवांस है, कॉम्प्लेक्स है क्या? हमारी जो बॉडी है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, हाईली कॉम्प्लिकेटेड है। मालूम है आपको? हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, हम लोग लोअर ऑर्गेनिजम्स में नहीं आते, हम लोग इसमें आते हैं हायर ऑर्गेनिज्म। पूरी टेक्सोनॉमी आप देखोगे ना, पूरा क्लासिफिकेशन आप लोग देखोगे तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर सबसे कॉम्प्लेक्स कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है तो हम लोग खुद है, ह्यूमन बॉडी। इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, 30 ट्रिलियन के आसपास सेल्स है आपकी बॉडी, 30 ट्रिलियन, 30 के आगे 12 जीरो लगाओ, इतने सारे सेल्स है तुम्हारी बॉडी में। लेकिन कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक सेल के बने हुए, सिंगल सेल के बने हुए? आप ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हुए। तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में जैसा प्रोसेस हो रहा है वैसे प्रोसेस उनकी बॉडी में होंगे, उनकी बॉडी में अलग रहेगा ना भाई। तो रिप्रोडक्शन हम लोग किस चीज को बोलेंगे? बोलो, रिप्रोडक्शन किस चीज को बोलेंगे? एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ रहेगी, पहले से एग्जिस्ट कर रही लाइफ रहेगी, और उससे क्या होगा बेटा? एक नई लाइफ जनरेट होगी। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? बोल, रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अच्छा, नई लाइफ बनने के बाद वो जो पहले वाली लाइफ थी उसका रहना कंपलसरी नहीं। जैसे हम इंसानों में कैसा होता है,
एक माँ एक बाप दोनों ने एक नई लाइफ को जन्म दिया, बच्चे पैदा कर लिए, उसके बाद माँ या बाप खत्म हो जाते क्या? नहीं ना, ऑब्वियसली नॉट। लोअर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा जरूरी नहीं। लाइक अब अगर अमीबा को देखोगे, अमीबा सिंगल सेल का होता है ना, मालूम है? कितने सेल का होता है? वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है? एक सेल से 2 सेल में बढ़े, 2 नई लाइफ बन गई, और वो पुरानी वाली लाइफ गई, खत्म, डजंट मैटर। एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से 2 नई लाइफ बन गई, व्हाट इज दिस? रिप्रोडक्शन। ये भी क्या बेटा बोल? रिप्रोडक्शन। सबको एकदम अच्छे समझ में। तो हम लोग किसी भी चीज को रिप्रोडक्शन कब बोलेंगे? बस एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या बोल? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होना चाहिए और उससे एक नई लाइफ बनना चाहिए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बोलो? रिप्रोडक्शन कहलाएगा। बात करो, ठीक है? तो आपको एक रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या दिया हुआ है पेज नंबर 18 के ऊपर से चौथी लाइन। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सिमिलर लाइफ। पहले से एग्जिस्ट कर रही लाइफ से सिमिलर, अपनी जैसी एक और नई लाइफ को बनाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा बोलो? रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अंडरलाइन करिए। ठीक है, अब देखो, अगर किसी बच्चे को रिप्रोडक्शन समझना है ना बेटा, अगर कोई रिप्रोडक्शन को समझना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले ना सेल डिवीजन बहुत क्लियर होना चाहिए। उसके दिमाग में सेल डिवीजन बहुत क्लियर होना चाहिए। अब बिना सेल डिवीजन के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को नहीं समझ सकते। कोई भी रिप्रोडक्शन है उसमें सेल डिवीजन रहेगा ही रहेगा, कंपल्सरी सेल डिवीजन रहेगी। तो आपको पूरा एक अच्छा चैप्टर था सेल डिवीजन 11th स्टैंडर्ड में, था ना? ठीक है, मैं आपको बहुत क्विकली उसका एक रिकैप, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आपने कितने टाइप के सेल डिवीजन पढ़े? 2 टाइप। कितने टाइप के सेल डिवीजन पढ़े बेटा आपने? 2। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। सिंपल कौन सा होता है दोनों में? दोनों सिंपल कौन सा होता है? माइटोसिस। इट इज वेरी सिंपल, इट इज अ मच कॉम्प्लिकेटेड वन। ये काफी सिंपल होता है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या रहता है बोलो? माइटोसिस को अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो एक सिंगल सेल रहेगा जिससे 2 सेल बन के तैयार होंगे एक ही जैसे। मतलब जैसा ये सेल था ना वैसे ही सेल बनेगा, जैसा ये सेल था वैसे ही हूबहू 2 सेल बन जाएंगे। कोई चेंजेस वगैरह आएगा क्या? नहीं। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट जेनेटिक मटेरियल। खास करके मैं किसकी बात कर रहा हूँ बोल? जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, है ना? अच्छा, डीएनए भी ऐसा अकेला नहीं घूमते रहते, क्रोमोसोम के फॉर्म में घूमता रहता है ना। काफ़ी सारे डीएनए का एक बंडल तैयार होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। तो समझ, मिसाल के तौर पर ये वाले सेल में समझ, फॉर एग्जांपल 2 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम थे? 2। तो जो 2 नए सेल बने ना, इसमें भी 2 ही क्रोमोसोम बनेंगे। ऐसा मत सोचना 2 में से एक इधर चला जाएगा, एक उधर चला जाएगा। एग्जैक्टली सेम सेल्स बनेंगे, 1 से 2 एग्जैक्टली सेम। अगर ये डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड समझते हैं? जब जोड़ी में क्रोमोसोम रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। जैसे हमारे सेल में कितना क्रोमोसोम है? 46 अलग अलग है क्या? 23 की जोड़ी में। किसमें बोल? 23 की जोड़ी में। तो हमारा जो सेल है जिसमें 23 जोड़ी क्रोमोसोम है, टोटल 46, उसको कौन सा सेल बोलेंगे हम लोग? डिप्लॉइड सेल। लेकिन अगर आप हमारी बॉडी के अंदर गैमेट सेल की बात करो, मेल्स में स्पर्म और फीमेल्स में ओवम या फिर एग, तो उसमें 46 क्रोमोसोम नहीं होते, उसमें आधे ही होते हैं। कितने होते हैं? 23 होते हैं। तो उसको आप डिप्लॉइड सेल बोल सकते हो क्या? उसको आप बोलोगे हैप्लॉइड सेल। उसको आप क्या बोलोगे बोल? हैप्लॉइड सेल। तो ये डिप्लॉइड सेल था, और जो 2 सेल बने वो भी कैसे? डिप्लॉइड, वो भी डिप्लॉइड। तो ये डिवीजन क्या कहलाता है बोल? माइटोसिस। अच्छा, इसमें सेम टू सेम सेल की कॉपी बनके तैयार होती है, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको बोल? इक्वेशन। इक्वल सेल बनके तैयार है, सेम टू सेम सेल बनके, कुछ भी फर्क नहीं रहेगा, नॉट इवन अ 0% ऑफ डिफरेंस, कुछ भी फर्क नहीं रहेगा, एग्जैक्टली सेम उसके जैसे 2 सेल बनके तैयार होते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा बोल? इसको हम लोग क्या बोलते बोल? माइटोसिस बोलते हैं। अब ये माइटोसिस जितना सिंपल मैंने बता दिया, इतना सिंपल होता नहीं, इसको भी टाइम लगता है होने में, है ना? ये भी कुछ स्टेप्स में होता है कि नहीं? तो फेजेस में हम लोग बांटते हैं ना, फेजेस में बांटते हैं हम लोग। कौन कौन से फेज है बता? सबसे पहला फेज कौन सा होता है बोल? ग्रोथ फेज में सबसे पहला फेज कौन सा होता है? G1 फेज। भूल गए क्या? भूल गए क्या? G1 फेज, एना फेज, प्रो फेज, मेटा फेज, ये सब M फेज में आता है। ग्रोथ फेज में पहले क्या आता है? G1 फेज, S फेज, G2 फेज, इसके बाद आता है M फेज। इसके बाद क्या आता है बेटा बोल? M फेज। तो G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये तीनों फेज में डिवीजन स्टार्ट नहीं होता, उसकी तैयारी हो रही होती है। डिवीजन की क्या हो रही होती है बोल? तैयारी हो रही होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला स्टेज है, एस फेज। फुल फॉर्म है उसका सिंथेटिक फेज। कौन सा फेज? सिंथेसिस।
G1 और G2 में ना सेल खाली अपने आप को तैयार करता है भाई, केमिकल बना ले, डिवीजन के टाइम पे जो भी केमिकल लगने वाला है सब बना के रेडी हो जाए एकदम अच्छे से। इस एस फेज में क्या करता है मालूम, जो सेल होता है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल कर लेता है। अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है बोल, डबल। और अच्छी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है। डीएनए को क्या करता है, रेप्लिकेट। डीएनए बहुत खास केमिकल स्ट्रक्चर है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब वो खुद से अपने आप को क्या कर लेता है, रेप्लिकेट कर देता है, अपनी कॉपी बना लेता है। तो अगर पहले सेल में इतना डीएनए था तो एस फेज से निकलने के बाद इतना डीएनए नहीं रहेगा, इतना हो जाएगा। कितना डीएनए आ गया बोल, डबल। पर क्रोमोसोम अभी भी कितना है, एक ही। क्रोमोसोम एक था, अभी भी कितना है बोल, एक है। खाली उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी क्वांटिटी क्या हो गई है, डबल हो गई। उसकी क्वांटिटी क्या हो गई है बेटा बोल, डबल हो गई। समझ में आ रहा अच्छे से। तो पहले सिर्फ इतना ही जेनेटिक मटेरियल था, ये एक क्रोमोसोम था, अभी भी एक ही क्रोमोसोम है, पर जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया बोल, डबल हो गया। अब इसके पास G2 फेज आएगा, और G2 फेज के बाद कौन सा फेज आएगा, M फेज। M फेज में भी आपको पता है 4 स्टेजेस होते हैं ना, कौन से 4 बोलो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है। और जैसे ये सारे फेज खत्म होते हैं तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन के तैयार है। एक न्यूक्लियस से यहाँ पर सेल कैसा दिख रहा था, यहाँ पे ये सेल था, ये इसके अंदर एक न्यूक्लियस था। जैसे ये फेज खत्म होता है सेल एक ही रहता है, और उसके अंदर न्यूक्लियस कितने बन जाते बोल, 2 न्यूक्लियस बन जाते। कितने न्यूक्लियस बन जाते बोल, 2। इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होता है बोल, साइटोकाइनेसिस के बाद ये साइटोप्लाज्म भी 2 में डिवाइड हो जाता है। तो टोटल कितने सेल बन के तैयार हो गए बोल, 2 सेल बन के तैयार हो गए। तो जरा ध्यान से देखना, पहले 2 क्रोमोसोम था, पहले कितना क्रोमोसोम था, 2। डिवीजन में जाने से पहले एस फेज में क्या हुआ होगा बोल, क्रोमोसोम का क्वांटिटी डबल हुआ, नंबर नहीं डबल हुआ। नंबर अभी भी कितना है, 2 ही है, नंबर अभी भी कितना है, बस किस चीज़ का फर्क आया बोल, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल था, पहले इतना ही जेनेटिक मटेरियल, अब डबल हो चुके हैं एस फेज में। अब क्या होगा बोल, जब ये सेल आगे जाएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो 2 न्यूक्लियस बनेगा, तो ये आधे आधे हो जाएंगे, आधा एक सेल के पास, आधा दूसरे सेल के पास। तो जो नया सेल बना हूबहू पहले वाली सेल की तरह है कि नहीं, 2 क्रोमोसोम इसके पास भी, 2 क्रोमोसोम इसके पास भी। इसको आप ऐसा समझ सकते हो, मैं फादर, मेरे 2 बच्चे हैं, अब मुझे क्या करना था, उन दोनों में अपनी प्रॉपर्टी को बांटना था। तो मैंने क्या कर लिया, मेरे पास जितनी भी चीज़ें थी सबको डबल कर दिया। अगर मेरे पास एक मोबाइल था तो एक और खरीद लिया, 2। एक गाड़ी थी तो एक और खरीद लिया, 2। सारी चीज़ों को डबल कर लिया। क्यों, दोनों में मैं इक्वल बांट दूँ, ताकि वो जो दोनों हैं मेरे जैसी सेम टू सेम लाइफ जी सके। तो सेल ने भी क्या किया, 2 क्रोमोसोम थे उसके पास, एस फेज में उसने क्या किया बोल, क्रोमोसोम की क्वांटिटी को डबल कर, नंबर को डबल किया। क्या 4 क्रोमोसोम नहीं हो गए, सिर्फ क्वांटिटी डबल हुई। अब बाद में 2 दोनों में बांट दिया, आधा आधा करके दोनों में बांट दिया। तो ये पूरा प्रोसेस है माइटोसिस। इसमें कुछ भी वेरिएशन देखने को मिलेगा क्या आपको, जैसा जेनेटिक मेकअप यहाँ पर था सेम वैसी जेनेटिक मेकअप, जो क्रोमोसोम यहाँ पर थे वही क्रोमोसोम यहाँ पे थे। इसको बोलते हैं माइटोसिस। आपके बॉडी में जितने भी सोमैटिक सेल है, सोमैटिक आपके स्किन के सेल है कि नहीं, और दूसरे ऑर्गन के सेल, ये सब माइटोसिस से डिवाइड होते हैं। किससे डिवाइड होते हैं बोल, आपको पता है डेली बेसिस पे आपकी बॉडी में कितने पुराने सेल होते हैं जो मर जा रहे हैं और कितने नए सेल होते हैं जो बन जा रहे हैं, पता है आपको कितने, आप सोचो कितने होते होंगे, बिलियंस ऑफ सेल्स, बिलियंस 10 का पावर 9 ऑन डेली बेसिस। डेली आपकी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स पुराने जो थे वो क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, और नए कुछ सेल्स क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। कौन सा प्रोसेस के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। ये बहुत स्पेशल डिवीजन है मियोसिस, इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बोल, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि ये क्या करता है मालूम, हाफ कर देता है क्रोमोसोम के नंबर को, क्या कर देता है बोल। अगर मैं मियोसिस को आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो एक सेल है, उसके पास 2 क्रोमोसोम, मतलब डिप्लॉइड सेल था। कैसा सेल था बोल, डिप्लॉइड सेल था। ये बढ़ करके 4 सेल बनाएगा, 1 से 2 नहीं, 1 से कितने, माइटोसिस में क्या हो रहा था, 1 से 2 सेल बन रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है बोल, 1 से 4 सेल बन के तैयार हो रहे हैं, 1 से 4 सेल बन के तैयार हो रहे हैं, और इनके पास क्रोमोसोम का नंबर भी हाफ रहेगा, आधा रहेगा। यानी डिप्लॉइड से कैसा सेल बन रहा है बोल, हैप्लॉइड। और यही नहीं, इन क्रोमोसोम को जब आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये कोई भी क्रोमोसोम पेरेंटल सेल के क्रोमोसोम की तरह हूबहू नहीं रहता, सारे चारों के चारों क्रोमोसोम अलग रहेंगे। यानी इस डिवीजन में जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या आता है बोल, चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आता है।
समझ आ रहा है? तो जो वेरिएशन इवोल्यूशन आप पढ़ते हो ना, उसके पीछे मेन जो चीज रिस्पॉन्सिबल है ना, वो मियोसिस का डिवीजन, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं बेटा, इन ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम जब डिवीजन हो रहा होता है अपने आप को चेंज वेरिएशन लेके आते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल। तो एक लैंग्वेज में अगर मैं मियोसिस बोलूं तो दिस इज मियोसिस। एक डिप्लॉइड सेल 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगा। एक डिप्लॉइड सेल 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगा। ये जो 4 हैप्लॉइड सेल बनके तैयार होंगे, इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो पेरेंटल सेल की तरह रहेगा क्या? बोलो नहीं, अलग सा रहेगा, बिल्कुल हूबहू उनकी तरह। काफी हद तक सेम रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत उसमें क्या रहेंगे बोल, चेंजेस। अब ये मियोसिस काफी लंबा प्रोसेस होता है, ये माइटोसिस इतना सिंपल नहीं होता। मियोसिस भी 2 स्टेज में होता है। पहले स्टेज का नाम है मियोसिस 1 और दूसरे स्टेज का नाम है मियोसिस 2। दूसरे स्टेज का नाम क्या बोल, मियोसिस 2। मियोसिस 1 इसकी तरह ही होता है, ठीक है ना। मियोसिस 1 में क्या क्या आते हैं बोलो, मियोसिस 1 में क्या क्या आते हैं? अच्छा ये सब सेम रहेगा, ये सब सेम रहेगा। इसमें भी पहले G1 होगा, फिर S होगा, फिर G2 होगा, वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। उसके आगे क्या होने वाला है, जो M फेज दिख रहा है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। पहले G1 फेज होगा, ग्रोथ होगी, केमिकल्स बनेंगे। S फेज में क्या करेगा बोल सेल, S फेज में क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लेगा, डबल कर लेगा। क्रोमोसोम डबल करेगा क्या? नहीं, क्रोमोसोम का नंबर जितना तो होते हैं 2 का 2 ही है, बस क्या चीज कर रहा है बोलो, क्या चीज कर रहा है वो, उसमें क्वांटिटी डबल कर ले रहा है। डीएनए की क्वांटिटी को क्या कर ले रहा है, रेप्लिकेट करके कॉपी करके क्या कर ले रहा है वो, डबल कर ले रहा है। ये सब कुछ सेम है, यहाँ से चेंज हो जाता है, एम फेज से चेंज हो जाता है। तो पहले कौन सा फेज आएगा इसमें, मियोसिस 1। मियोसिस 1 में सबसे पहले होता है प्रोफेज 1। कौन सा फेज बोल, प्रोफेज 1। ये मियोसिस 1 का सबसे लंबा स्टेज है, प्रोफेज 1। ये अकेला फेज जो है ना प्रोफेज 1, ये 5 स्टेजेस में होता है। कितने स्टेजेस में होता है बोल, 5। अकाइटिन, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, डाइकाइनेसिस, पढ़े हुए सब, पढ़े हुए सब। ये अकेला फेज 5 स्टेजेस में होता है। तो इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स आपने पढ़े होंगे, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं पहले अनवाइंड होते हैं, उसके बाद एक दूसरे को क्या करते हैं बोल, क्रॉस ओवर करते हैं, बड़े क्रॉस ओवर करते हैं। क्रॉस ओवर होने के बाद ये ऐसे अलग भी होने लगते हैं एक दूसरे से, और जब अलग हो जाते हैं तो रिकॉम्बिनेशन आता है उसमें। रिकॉम्बिनेशन मतलब ये जब ऐसा एक दूसरे को ऐसा जंप किए थे ना, ये तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को जंप किए थे ना, जहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया था, इसका कुछ हिस्सा इसमें आ जाएगा, इसका कुछ हिस्सा इसमें आ जाएगा। इसलिए तो नया क्रोमोसोम पहले वाले क्रोमोसोम की तरह बिल्कुल नहीं था, यानी क्रोमोसोम में चेंजेस इधर ही आ जाते हैं, प्रोफेज 1 में ही आ जाता है, यहीं पे आ जाता है क्रोमोसोम में चेंजेस। आगे जाओ भी मत, इधर ही चेंज आ गया। जो भी नया जेनेटिक मटेरियल बनने वाला है वो यहीं पे डिसाइड हो जाता है, प्रोफेज 1 में डिसाइड हो जाता है। तो इस प्रोफेज 1 को आपने ऑलरेडी डिटेल में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। 5 स्टेजेस के अंदर वो कंप्लीट होता है। जाइगोटीन, प्रकाइटिन, लिप्टोटीन, डाइकाइनेसिस, ऐसा 5 स्टेजेस में आपने पढ़ा। समझ आ रहा है अच्छे से। प्रोफेज 1 के बाद क्या होता है बेटा, मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 के बाद एनाफेज 1। एनाफेज 1 के बाद टीलोफेज 1। तो ज़्यादा ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या था, एक सेल था, उसके पास 2 क्रोमोसोम थे। कितने क्रोमोसोम थे बोल, 2। जैसे टीलोफेज खत्म होगा ना तो 2 सेल बनके तैयार होंगे। टीलोफेज 1 के बाद भी साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस 1 कंपलसरी नहीं है इसका होना, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। साइटोकाइनेसिस 1, जैसे ही साइटोकाइनेसिस 1 खत्म होता है 1 से 2 सेल बनके तैयार होते हैं। कितने बोल, 2। और इसमें भी क्रोमोसोम अभी भी कितने बोल, 2 है। मतलब जो शुरुआत में ऐसा क्रोमोसोम था, एस फेज में उसने अपनी क्वांटिटी को क्या किया बोल, डबल की। और जैसे ये साइटोकाइनेसिस 1 खत्म हुई, ये 2 एक सेल में, ये 2 एक सेल में। अभी भी सेल कैसा दिख रहा है बोल, डिप्लॉइड। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जो मियोसिस 1 है ना वो माइटोसिस की तरह ही होता है, इक्वेशनल होता है। असल रिडक्शन कहाँ पे शुरू होता है बोल, मियोसिस। अब फिर से पूरा प्रोसेस रिपीट होगा। सबसे पहले प्रोफेज 2, उसके बाद मेटाफेज 2, उसके बाद एनाफेज 2, और सबसे आखिर में टीलोफेज 2, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस 2। तो जैसे ये पूरा खत्म होगा ना, अब इन 2 से कितने सेल बनके तैयार होंगे बोल, 2 से कितने सेल बनके तैयार होंगे बोल, 4। ये 1 से 2, ये 1 से 2, और इस 2 में से भी एक क्रोमोसोम एक सेल को मिलेगा। तो ऐसे 4 हैप्लॉइड सेल बनके तैयार होगा। तो पूरा मियोसिस का प्रोसेस है। तो इसमें लास्ट में जो सेल बनके तैयार होता है वो हैप्लॉइड होता है। और प्रोफेज 1 के अंदर क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्रोमोसोम के अंदर क्या आ गया रहता है बोल, रिकॉम्बिनेशन आ गया रहता है। क्या आ गया रहता है बोल, ये सारे वर्ड ना आप रिप्रोडक्शन में बार बार सुनो, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, तो जरा समझो ये सब वर्ड। तो
लाइक समझिए एक क्रोमोसोम था जोड़ी का, ऐसा एक क्रोमोसोम था, ये दूसरा वाला क्रोमोसोम था, ये दूसरा वाला क्रोमोसोम था। प्रोफेज 1 के टाइम पर क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया बेटा, क्रॉस किया। दोनों ने एक दूसरे को क्या किया बोल, क्रॉस किया। एक पॉइंट पे भी क्रॉस हो सकता है, एक से ज्यादा पॉइंट पे भी क्रॉस हो सकता है, मालूम है ना आपको, एक पॉइंट पे भी क्रॉसिंग हो सकती है और एक से ज्यादा पॉइंट पे भी क्रॉसिंग हो सकती है। अच्छा, ये जो फॉर्मेशन होता है इसको क्या बोलते हैं, चियाज़्माटा फॉर्मेशन, है ना, क्या बोलते हैं इसको, चियाज़्माटा फॉर्मेशन। ऑप्टिक चियाज़्मा के टाइम पे भी पढ़ाया था मैंने आपको। अब क्या होता है मालूम, ये क्रोमोसोम एक दूसरे से ज्यादा दूर जाने लगता है, ऐसा ऐसा वो क्रॉस ओवर किए ऐसी से अलग नहीं हो जाते, ऐसा नहीं होता है, ऐसा एक दूसरे के ऊपर आए और फिर ऐसे अलग हो गए, नहीं, ऊपर आने के बाद ऐसा ऐसा एंड पे जाते हैं और एंड से ऐसा टर्मिनेट होते हैं। इस प्रोसेस को टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते बोल, टर्मिनलाइजेशन। ये क्रोमोसोम अभी एक दूसरे से करीब होने लगी, दूर होने लगी, तो जब ये दूर होकर के अलग होंगे ना बेटा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देख ध्यान से देखना। ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, देख रहे हो, दोनों ने अपने जेनेटिक मटेरियल्स को क्या कर लिया बोल, एक्सचेंज। ये प्रोसेस कहलाता है रिकॉम्बिनेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है बोल, कुछ तो नया ही कॉम्बिनेशन बन गया, जो पहले था ही नहीं, जो पहले था ही नहीं, कुछ तो नया कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये वाला प्रोसेस कहलाता है क्रॉसिंग ओवर और ये वाला प्रोसेस कहलाता है बोल रिकॉम्बिनेशन। इन दो चीजों की वजह से जेनेटिक वेरिएशन आता है। क्या आते हैं बेटा बोलो, वो जेनेटिक वेरिएशन। तो दिस इज योर माइटोसिस का प्रोसेस पूरा, और ये पूरा आपका मियोसिस का प्रोसेस, एकदम अच्छे से समझा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या पढ़ते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन अंडरलाइन किया बेटा आप सबने, डेफिनेशन अंडरलाइन किया, किसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें पहले से एग्जिस्टिंग एक लाइफ आपने जैसे क्या करते हैं बोल, नई लाइफ को बनाती है। अब ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, ये दो तरीके से किया जा सकता है। कितने तरीके से किया जा सकता है बोल, दो तरीके। एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक क्या बेटा बोल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, हायर ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। हम भी कौन सा रिप्रोडक्शन दिखाते हैं बोल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी बहुत सिंपल होती है, जरूरी नहीं यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर है पर उनकी बॉडी सिंपल है, जैसे हाइड्रा हो गया, हाइड्रा पढ़े थे ना, हाइड्रा हो गया, प्लाथियल मिंसेस हो गया, प्लाथियल मिंसेस यानी कि तुम्हारा प्लानेरिया, प्लानेरिया बताया था ना, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हाइड्रा, प्लानेरिया, ईस्ट, ठीक है ना, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा क्या बोलते रहे, और भी ऐसे सारे जितने भी सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, या तो यूनिसेल्युलर या तो मल्टी सेल्युलर, पर बॉडी कैसी होनी चाहिए उनकी, सिंपल होनी चाहिए। वो कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं बोल, असेक्सुअल। खाली एक ही ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी असेक्सुअल दिखाते हैं, अवर प्लांट्स। वो क्या है बोल, प्लांट्स यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए प्रोपोगेट होते हैं, मतलब अपना नंबर बढ़ाते हैं, लेकिन प्लांट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं, खाली सेक्सुअल नहीं दिखाते, सेक्सुअल के साथ साथ असेक्सुअल भी दिखाते हैं। अभी देखेंगे हम लोग थोड़ी देर। अभी असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन डिफरेंस है क्या, मेन डिफरेंस है बेटा पेरेंट्स का। मेन डिफरेंस किसका है बोल, पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ना दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है बोल, दो पेरेंट्स लगते हैं, और इन दोनों पेरेंट्स का सेक्स अलग रहेगा, लाइक एक मेल पेरेंट रहेगा और एक फीमेल पेरेंट रहेगा। दोनों मेल पेरेंट रहेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, दोनों फीमेल पेरेंट रहेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। आजकल दुनिया बहुत गलत ट्रैक पे चली गई है, अब यार अच्छे से, ठीक है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कितने पेरेंट चाहिए, दो पेरेंट हैविंग टू डिफरेंट सेक्सेस, एक मेल सेक्स रहेगा और एक फीमेल सेक्स रहेगा, इसीलिए तो इसका नाम ही क्या है बेटा बोल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ कितने पेरेंट की जरूरत होती है, एक पेरेंट। सर एक पेरेंट है तो उसका सेक्स क्या रहेगा, मेल या फीमेल, यहाँ पे कुछ सेक्स नहीं होता, यहाँ पे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, बस लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, खत्म। अमीबा सिर्फ अमीबा है, अमीबा के साथ आपको अमीबाइन नहीं दिखेगी कभी भी। इट इज नीदर मेल नॉर फीमेल, वो ना मेल है ना फीमेल है, वो बस अमीबा है, खत्म। वो बस क्या है बोल, अमीबा। ये जो मेल और फीमेल का कंसेप्ट होता है, जो मेल और फीमेल का कंसेप्ट होता है, ये सिर्फ उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है जो कौन से मेथड के जरिए रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उनके अंदर सेक्सेस पाए जाते हैं, डिफरेंट सेक्सेस पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्सेस। और जरूरी नहीं है मेल और फीमेल डिफरेंट सेक्सेस जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर मौजूद हो। ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक ही बॉडी पे मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन दोनों मौजूद रहेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल वो कछुआ, अंडोर तिंडोर क्या बोलते हैं उसको, वो लाल वाला कछुआ जो बारिश में तुम्हारी मोड़ी में निकलता है,
पता है आपको उसकी बॉडी पे मेल सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन दोनों मौजूद होते हैं। प्लांट्स की एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें एक ही फ्लावर के अंदर एक ही प्लांट के ऊपर मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलेंगे और फीमेल सेक्सुअल, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जिसमें अलग अलग प्लांट्स के ऊपर इस पे खाली मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स रहेंगे, इस पे खाली फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, वो सब देखेंगे हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में, डोंट वरी। इन शॉर्ट आई वांट टू टेल यू दैट कि मेल और फीमेल के डिफरेंट सेक्सेस का जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है, बोल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहे हैं उनमें सेक्सेस का कंसेप्ट नहीं होता, दे आर जस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, खत्म, वो मेल या फीमेल नहीं। क्या बोले समझ में आ रहा है? इसलिए तो उसके नाम में क्या है, देख एसेक्सुअल, मतलब यहाँ पर सेक्सेस नहीं देखने को मिलेंगे, बस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो नया लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब इन दोनों मेथड के बीच में कुछ डिफरेंसेस है बेटा। सबसे बड़ा डिफरेंस जो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होता है ना बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होता है इसमें वेरिएशन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है बेटा, बोल वेरिएशन, क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट है, एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट है। मेल पेरेंट अपना जेनेटिक मटेरियल दे रहा है, फीमेल पेरेंट अपना जेनेटिक मटेरियल दे रहा है, और बच्चे में दोनों के जैसा हूबहू नहीं रहेगा, दोनों से अलग जेनेटिक मटेरियल, रिकॉम्बिनेशन अभी पढ़ा था ना, वो रहेगा। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं वो हूबहू ना अपने बाप की तरह होते हैं, हूबहू ना अपने माँ की तरह होते हैं। ना तो पैटर्नल साइड से हूबहू एक जैसे होते हैं, ना तो मैटरनल साइड से, दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज उनके अंदर देखने को मिलती है, लेकिन दोनों से ही वो अलग रहते हैं। हम लोग अपने माँ बाप की तरह दिखते हैं, लेकिन माँ या बाप है क्या, नहीं, बहुत डिफरेंट है उससे, बहुत अलग। बॉडी स्ट्रक्चर हो, चेहरा हो, हरकतें हो, इंटेलिजेंस हो, बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स हो, टैलेंट हो, कुछ भी हो, हर एक चीज में हम लोग अपने पेरेंट्स से काफी डिफरेंट है। हाँ, कुछ खसूसियात उनकी लेते हैं, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने उनकी लिया है, अपने अंदर कैरी ऑन किया, इनहेरिट किया है, इस प्रोसेस को कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं, बोल हेरिडिटी, मतलब मेरे पेरेंट्स में वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मेरे अंदर भी आ गए, इसको कहते हैं हेरिडिटी। और वो कैरेक्टर्स जो मेरे पेरेंट्स में नहीं थे और मेरे अंदर आ गए, इनको कहते हैं वेरिएशंस। इनको क्या कहते हैं, बोल वेरिएशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेरिडिटी भी होती है और वेरिएशन। वेरिएशन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है, जो नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है ना वो हूबहू 100% पेरेंटल लिविंग ऑर्गेनिज्म निकले, नो डिफरेंस एट ऑल। जेनेटिक मटेरियल भी एज इट इज कॉपी होकर के आ जाता है, सेम जेनेटिक मटेरियल, कोई जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा क्या, नहीं। यही वजह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं नए, उनको ऑफस्प्रिंग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोल ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी भी कहते हैं। ऑफस्प्रिंग वर्ड अगर आप नहीं सुनते हो या प्रोजेनी वर्ड आप नहीं सुनते हो, इसका मतलब क्या होता है, नए जो बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है उसको। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्लोन भी कहते हैं। उसको और क्या कहते हैं, बोल क्लोन। क्लोन मतलब एग्जैक्ट कार्बन कॉपी, जेनेटिक वेरिएशन भी नहीं देखने को मिलेगा, हूबहू पेरेंट्स की तरह से एग्जैक्ट कार्बन कॉपी। एक और डिफरेंस जो आपको सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगा वो ये है कि ये प्रोसेस कंपैरेटिवली स्लो रहता है, ये प्रोसेस फास्ट होता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है ना, दो अलग पेरेंट है वगैरह वगैरह, तो इस प्रोसेस को टाइम लगता है, इसको उतना टाइम नहीं लगता, ये फास्ट होता है, ठीक है ना। ह्यूमन बींग्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए 9 महीने का टाइम दरकार होता है, अमीबा इतना टाइम नहीं देगा, वो आपको 9 मिनट में रिप्रोड्यूस करके दिखना चाहिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फास्ट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है बेटा, स्लो। सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। एक और खास बात, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ना मियोसिस सेल डिवीजन देखने को मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मियोसिस सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता, इसमें माइटोसिस होता है। क्या होता है बोल बेटा, माइटोसिस होता है, ठीक है। इसमें मियोसिस की क्यों जरूरत है, इसमें 2 पेरेंट है ना भाई, 2 पेरेंट है ना, एक मेल पेरेंट है, ए सिंबल मतलब मेल पेरेंट है ना, तो एक मेल पेरेंट है और एक फीमेल पेरेंट है, एक मेल पेरेंट है और एक फीमेल पेरेंट। तो क्या होगा, मान सबसे पहले मेल और फीमेल पेरेंट की बॉडी में गैमेट फॉर्मेशन होगा। क्या होगा बेटा, बोल गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट ये सेल का नाम है, इसका नाम है बोल सेल। इनको सेक्स सेल्स भी कहा जाता है, गैमेट भी बोल सकते हो आप, सेक्स सेल्स भी कह सकते हो। तो सबसे पहले क्या होता है, मेल और फीमेल की बॉडी में मियोसिस के जरिए, किसके जरिए बोल, मियोसिस के जरिए हैप्लॉइड सेल बन के तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं बोल, हैप्लॉइड सेल। इन्हीं हैप्लॉइड सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बोलो गैमेट्स कहते हैं।
मेल की बॉडी में मेल गैमेट बनेगा और फीमेल की बॉडी में फीमेल गैमेट बनेगा। तो ये पहला स्टेप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और उसके बाद सेकंड स्टेप होता है जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। क्या नाम है बोल? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बोल? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, मिलते हैं और एक नया सेल बनाते हैं जिसका नाम होता है जाइगोट। ये नई जिंदगी की शुरुआत होती है, सबसे पहला सेल नई लाइफ में जाइगोट। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहले स्टेप का नाम क्या है बोल? गैमेट फॉर्मेशन। दूसरे स्टेप का नाम क्या बोल? फर्टिलाइजेशन। इनके बीच में भी बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन ये दो मेन स्टेप होते हैं कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहला है बेटा गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा है बोल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि गैमेट फॉर्मेशन कौन से तरीके से होता है। गैमेट फॉर्मेशन कौन से तरीके से होता है बोल? मियोसिस से होता है। किससे होता है बोल? ये ना मियोसिस की जो शुरुआत होती है, मियोसिस 1, प्रोफेज 1, उधर ही जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाता है बोल? चेंज हो जाता है। तो आप में जो वेरिएशन आया ना आपके पेरेंट्स से, आप जो अलग हो, कि जो जेनेटिक वेरिएशन आपकी बॉडी में है, कि कब आया मालूम? जब आपके फादर की बॉडी में मेल गैमेट बन रहा था, स्पर्म, तभी उसके प्रोफेज 1 में वो जेनेटिक वेरिएशन आ गया था। और सिमिलरली मदर की बॉडी में जब ओवम बन रहा था मियोसिस के जरिए, प्रोफेज 1 में जेनेटिक वेरिएशन आ गया था, फिर वो स्पर्म और ओवम फ्यूज हुआ, जाइगोट बना, आप बने, ये वहीं से वेरिएशन आपको मिल गया। तो अगर ये मियोसिस के जरिए गैमेट नहीं बनते, तो यहाँ पे भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलती। सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है? तो ये मेन दो स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। मेनली हम लोग पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 फेज में बांटते हैं। कितने फेज में बांटते हैं? 3। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक होता है फर्टिलाइजेशन, एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। नाम ही बता रहे हैं आपको। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब ये प्लांट्स में अलग अलग होते हैं, ह्यूमंस में अलग अलग होते हैं। फिर दूसरा कौन सा है? फर्टिलाइजेशन, जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे। और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये जाइगोट एक नया लिविंग बीइंग कैसे बन जाए, है कि नहीं? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से चेंजेस होते हैं? प्लांट्स में अलग और ह्यूमंस में अलग। समझा अच्छे से? तो ये मेन 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब बात करते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ होगा क्या? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है क्या बोल? नो गैमेट फॉर्मेशन, कोई गैमेट वीमेट नहीं बनता है। तो फिर सर ये लोग रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? अलग अलग तरीकों से करते हैं। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे तरीकों के जरिए रिप्रोड्यूस किया जाता है, बहुत सारे तरीके। तो नेम सम, कुछ का नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन, गेम्यूल फॉर्मेशन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड सो ऑन। ये लिस्ट ऐसी चलती रहेगी। मतलब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतने सारे तरीके जिसके जरिए नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकता है। अब इनमें से कुछ तरीकों के बारे में आपको बहुत शॉर्ट में दिया है, हम लोग बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। कौन कौन से तरीके? पेज नंबर 1 पे आपको कुछ तरीकों का नाम लिखा हुआ है बेटा। फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन मिला, और फिर उसके नीचे बाइनरी फिजन, कोनिडिया फॉर्मेशन, गेम्यूल फॉर्मेशन, और फिर कुछ तरीके ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दिया। तो दोनों को मैं एक साथ पढ़ा दे रहा हूँ। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक साथ पढ़ के खत्म कर दे, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहला तरीका कौन सा दिया आपको? देखो, फ्रैगमेंटेशन। उसका नाम ही बता रहा है, फ्रैगमेंटेशन मतलब फ्रैगमेंट्स बनना। क्या बनना बोल? फ्रैगमेंट। इस प्रोसेस में होता क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, इलोंगेट करती है, अपने आप को बड़ा करती है, और फिर कुछ पॉइंट्स पर टूटकर फ्रैगमेंट में टूट जाती है। किसमें टूट जाती है बोल? फ्रैगमेंट में। फ्रैगमेंट समझते हैं ना बेटा? टुकड़ा टुकड़ा। हाँ, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी इलोंगेट हुई, अपने अंदर चेंजेस करी और कुछ फ्रैगमेंट्स में टूट गई। अभी जो नए फ्रैगमेंट्स दिख रहे बेटा, नए फ्रैगमेंट्स, ये नए लिविंग ऑर्गेनिज्म बने। ये प्रोसेस क्या कहलाता है बोल? फ्रैगमेंटेशन। ये किस में पाया जाता है? इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा नाम सुने ना? स्पाइरोगैरा में प्रोसेस पाया जाता है, पानी के अंदर काई रहती है, स्पाइरोगैरा में प्रोसेस पाया जाता है।
फ्रैगमेंटेशन के जरिए ये अपने आप को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो देखो आपको 3 लाइन में फ्रैगमेंटेशन के बारे में दिया हुआ है। फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, और फिर हर फ्रैगमेंट एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है। फ्रैगमेंट के बाद नेक्स्ट क्या बेटा देखो, फ्रैगमेंट के बाद नेक्स्ट क्या देखो, बडिंग। बडिंग में क्या होता है, बडिंग में बड फॉर्मेशन होता है। बडिंग में क्या होता है बोल, बड फॉर्मेशन। इसकी 2 एग्जांपल आपको याद है, एक है ईस्ट और एक है हाइड्रा। ठीक है, ईस्ट और एक है हाइड्रा। पहले बात करते हैं ईस्ट की। ईस्ट ये एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है। कितने सेल का बोल, सिंगल सेल का। तो ईस्ट की बॉडी में होता क्या मानो, जब फेवरेबल कंडीशन उसको दिख रही है, टेम्परेचर नरिशमेंट वगैरह सब कुछ उसको प्रॉपर दिख रहा है, तो ये क्या करता है मानो, अपने बॉडी के ऊपर ऐसा एक बड बनाता है, अपनी बॉडी के ऊपर एक ऐसा बड बनाता है, और फिर इस बड को धीरे धीरे ग्रो करता है, और ये बड बाद में जाकर के एक नया ईस्ट बनता है। फिर ये साइज में ग्रो करेगा, उसके ऊपर एक नई बड बनेगी, वो एक नया ईस्ट बनेगा, एंड सो ऑन, ऐसे ये ग्रोथ होती जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बोल, बडिंग। एक बड और वो बड नए लिविंग ऑर्गेनिज्म में बने। ऐसा समझो तुम्हारे हाथ पे ऐसा एक सूजन निकली और वो एक नया बच्चा बन गया, पॉसिबल नहीं है इंसान में। ईस्ट एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर पाया जाता है। मल्टी सेल्युलर में भी बड़ी पाई जाती है। हाइड्रा, हाइड्रा यूनिसेल्युलर है क्या, हाइड्रा कैसा ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्युलर, उसके अंदर भी बडिंग देखने को मिलती है। हाइड्रा की बॉडी में क्या होता है देखो, लेट्स से दिस इज वन हाइड्रा, ये उसके टेंटाकल्स वगैरह। तो जब उसको फेवरेबल कंडीशन दिखती है कि अभी मौका अच्छा है, रिप्रोड्यूस कर लो, टेम्परेचर सही है, प्रॉपर उसको नरिशमेंट मिला हुआ है, तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी के ऊपर ऐसा एक बड जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है बोल, ये बर्ड धीरे धीरे नरिशमेंट लेकर के पेरेंट हाइड्रा से क्या करेगा, अपने आप को ग्रो करेगा, और फिर बाद में ये एक नया हाइड्रा बन के ऐसा तैयार होगा। समझ में आ रहा है अच्छे से। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है बोल, बडिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, बडिंग। 2 एग्जांपल याद रखने इसके, कौन कौन सी बोल, ईस्ट और हाइड्रा। बडिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है देख, स्पोर फॉर्मेशन। बडिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा बेटा, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किसको बोलते हैं सर, स्पोर फॉर्मेशन का नाम ही बता रहा है, इसमें स्पोर बनता है। क्या बनता है बोल, स्पोर। ये कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट सेल होते हैं ना, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट सेल होते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बना देंगे, वैसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं बोल, स्पोर। ये स्पोर क्या करते हैं मालूम, ये एक एक स्पोर एक नए ऑर्गेनिज्म में बदल सकते हैं। एक एक स्पोर किस में बदल सकता है बोले, नए ऑर्गेनिज्म में बदल सकते हैं। तो आपको स्पोर फॉर्मेशन में किसकी एग्जांपल दिया देखेंगे सब लोग, क्लेमिडोमोनास मिला, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम है, मल्टी सेल्युलर होता है क्लेमिडोमोनास। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कैसा रिप्रोडक्शन पाया जाता है बोल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन से तरीके से देख, अकर बाय फ्लैजिलेटेड मोटाइल जूस्पोर्स। फ्लैजिलेटेड मतलब इसके जो स्पोर्स बनेंगे, जो सेल्स बनेंगे, उसमें फ्लैजिला देखने को मिलेगा। तो फ्लैजिला मालूम है, फ्लैजिला बैक्टीरिया सेल में आपने फ्लैजिलम, फ्लैजिला देखने को मिलेगा। मोटाइल मतलब ये स्पोर मूव कर सकते हैं, ये स्पोर मूव कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं फ्लैजिला की मदद से। और जहाँ जहाँ पर ये स्पोर गिरेगा, हर जगह पर एक नया क्लेमिडोमोनास बन करके तैयार होगा। समझ में आ रहा है। नीचे देखो आपको डायग्राम दिया, वो जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं सेल्स फ्लैजिला के साथ, वो सब कौन है बोल, ज़ूस्पोर सेल्स। वो सब कौन है बेटा बोल, ज़ूस्पोर सेल्स। ठीक है ना। तो ये आपको स्पोर फॉर्मेशन की एग्जांपल दिया हुआ है। और क्या लिखा हुआ है देखो उधर, बाइनरी फिजन। नीचे देख डायग्राम के नीचे, और क्या दिया बेटा, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन की बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। क्या बेटा बोल, फिजन मतलब क्या होता है, टूटना, टूट के अलग होना। फिजन का मतलब होता है बोल, टूट के अलग होना। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है मानो, इधर देखो, बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक सिंगल अमीबा रहता है, ये अपने सेल की और न्यूक्लियस की ग्रोथ स्टार्ट करता है, अपने सेल को भी ग्रो करता है, न्यूक्लियस की भी ऐसा ग्रोथ स्टार्ट करता है फेवरेबल कंडीशन देख करके। और फिर जब पूरी तरीके से ग्रोथ होने लगती है तो 1 से 2 अमीबा में टूट जाता है। कितने अमीबा में टूट जाते हैं बोल, 2। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बाइनरी फिजन। ये एक नया अमीबा बन गया, एक नया बन गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं बोल, बाइनरी फिजन। इसी तरीके से इसकी 2 एग्जांपल याद रखो आप, एक अमीबा और एक यूग्लिना नाम का यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। कौन से नाम का, यूग्लिना। वो भी 1 से 2 में टूटता है, बाइनरी फिजन करता है। बाइनरी फिजन के बाद नेक्स्ट क्या दिया बेटा आपको, देखो कोनिडिया फॉर्मेशन मिला, कोनिडिया फॉर्मेशन। ये भी एक तरीके का स्पोर फॉर्मेशन है, ये भी एक तरीके का क्या बेटा बोल, स्पोर फॉर्मेशन। उसकी एग्जांपल दिया आपको पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक बैक्टीरिया का नाम, मालूम है ना, इससे एंटीबायोटिक भी बनती है। पेनिसिलिन सुने हो, एंटीबायोटिक है, दवा में यूज होती है। ठीक है। तो पेनिसिलियम के अंदर आपको
कोनिडिया फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। क्या होता है सर कोनिडिया फॉर्मेशन? समझिए पेनिसिलियम की बॉडी है, लेट्स से दिस इज द बॉडी ऑफ पेनिसिलियम। अब ये क्या करेगी मालूम? स्पोर्स को बनाएगी। किसको बनाएगी बोल? स्पोर्स को। ऐसा स्पोर्स को बनाएगी, लेकिन इसके स्पोर्स खास टाइप के स्पोर्स होते हैं, ये मोटाइल नहीं होते। मोटाइल मतलब मूव नहीं कर सकते। तो इनको इन स्पोर्स को, जो नॉन मोटाइल होते हैं, जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, इनको हम लोग कोनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? अभी जो कोनिडिया दिख रहा है ये नए पेनिसिलियम में ऐसा ग्रो होगा, नए पेनिसिलियम में ग्रो, फिर वो भी अपना कोनिडिया बनाएगा, स्पोर बनाएगा, अब वो और नए पेनिसिलियम में ऐसा ग्रो होगा, ऐसा समझ में आ रहा है? और ऐसी इसकी ग्रोथ आगे तक बढ़ती रहेगी। तो ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन का क्या कहलाता है बोल? कोनिडिया फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या बेटा देख, गेम्यूल फॉर्मेशन। गेम्यूल फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में आपको सेकंड चैप्टर में दिया। आओ सेकंड चैप्टर में फटाफट आओ। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूरा एक साथ पढ़ा रहा, ये उतना इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल अपना मेन टॉपिक है, ठीक है ना। पेज नंबर 18 पर आए बेटा, वहाँ पे आपको गेम्यूल फॉर्मेशन मिलेगा। मिला गेम्यूल फॉर्मेशन, क्या लिखा हुआ है देख गेम्यूल फॉर्मेशन में, सब लोग ध्यान से देखेंगे। गेम्यूल इज एन इंटरनल बड फॉर्म्ड ओनली इन स्पंजेस। गेम्यूल फॉर्मेशन सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलता है बोल? स्पंजेस में देखने को मिलता है। स्पंजेस बताया था ना, वाटर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो स्पंजेस की बॉडी के अंदर आपको गेम्यूल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अच्छा, गेम्यूल फॉर्मेशन होते क्या? ये इंटरनल बड होते हैं। देख ईस्ट पे और हाइड्रा की बॉडी पे जब बडिंग हो रही थी तो कहाँ पे हो रही थी? एक्सटर्नल हो रही थी। यहाँ पर कहाँ हो रहा है बोल? अंदर ही बड फॉर्मेशन हो रहा है, एक स्पेशल टाइप के सेल्स से। कौन से सेल्स है वो सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। It has asexually produced mass or aggregation of dormant cells, the archaeocytes। मिला? आर्कियोसाइट्स अंडरलाइन करो। तो बहुत सारे सेल्स होते हैं जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, ये सेल्स मिल करके क्या कहलाते हैं बोल? आर्कियोसाइट। अगर आप नीचे वाला डायग्राम देखोगे तो अंदर जो ब्लू कलर के बहुत सारे सेल दिख रहे हैं ना आपको गोल गोल, वो सब कौन से सेल है बोल? आर्कियोसाइट। अब देख जरा, उस आर्कियोसाइट को संभाल के रखा गया, एक पूरी कवरिंग दी गई है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, उस पर स्पाइक्स लगे हुए ऐसे कांटे जैसे, ताकि उनको सेफ्टी रहे। अब बाद में क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये सारे आर्कियोसाइट कहाँ आएंगे बोल? बाहर आएंगे। जो ऊपर ओपनिंग दिख रही है आपको माइक्रोपाइल, वहाँ से कहाँ आएंगे बोल? बाहर आएंगे। और हर एक आर्कियोसाइट एक नई स्पंज में कन्वर्ट होगा। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है बोल? गेम्यूल फॉर्मेशन। उसके नीचे क्या हेडिंग है देख? बडिंग। मिला? बडिंग अभी समझाया था ना हाइड्रा में, हाइड्रा की एग्जांपल दिया, कुछ नया नहीं उसमें, ठीक है ना। बडिंग आपने वहाँ पर जहाँ देखे वो ईस्ट के बारे में था, यहाँ पर किसके बारे में? हाइड्रा के बारे में। मैंने आपको दोनों एक साथ बता दिया। नेक्स्ट क्या बेटा देखो, बडिंग के बाद डू यू नो करके बॉक्स दिया देख, उसमें दिया रीजनरेशन। उसमें क्या दिया बोल? रीजनरेशन किसको बोलते हैं? जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो अपने किसी टिश्यू या किसी ऑर्गन को रीजनरेट कर ले, वापस से बना ले, वापस से डेवलप कर ले, तो ये प्रोसेस रीजनरेशन कहलाता है। ये सारे ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, एनिमल्स में भी पाया जाता है। छिपकली को देखे हो, उसकी दुम काट दोगे, अगर आप उसकी दुम काट दोगे आप, तो छिपकली अपनी दुम को रिटर्न से पूरा बना लेती है। दुम से छिपकली नहीं बनती है। पता चला छिपलक की दुम काट के उसकी दुम लेके बैठा, अभी इसमें छिपलक निकलेगी, देखो वो मर गया, वो सेल्स मर चुके हैं, वो सेल्स डैमेज हो गया, वो डेब्रीज में कन्वर्ट हो गया, इसको छोड़ दो। लेकिन जो छिपलक है उसकी जो कटा हुआ पार्ट है, जहाँ से दुम आपने काट दिया है, वहाँ से एक नई दुम बन करके तैयार होगी। ह्यूमंस में भी रीजनरेशन पाया जाता है। लीवर के अंदर मैंने आपको बताया, आप अपने लीवर का 80% भी काट दोगे ना, तो जो बचा हुआ 20% है ना, वो अपने आप को रीडेवलप कर सकता है, फिर से ग्रोथ कर सकता है। हाँ, वो जो 80% काट के फेंक दिए थे वो नया इंसान नहीं बनाएगा, समझ रहे? तो लीवर में भी रीजनरेशन पाया जाता है। मैंने आपको लीवर ट्रांसप्लांट के टाइम पे ये चीज़ बताया था कि अगर कोई अपना आधा लीवर भी किसी को दे देता है तो वो जिंदा रह जाएगा, बच जाएगा। खाली इसको मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर रहना पड़ेगा कुछ टाइम तक, उसका लीवर फिर से रिटर्न रीग्रो कर जाएगा 1 से 2 महीने के टाइम स्पैन में, अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट कराता है कि नहीं। तो लीवर के अंदर रीजनरेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। लेकिन कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म है जो इस तरीके के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या करते बोल? सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लानेरिया। अगर प्लानेरिया की बॉडी किसी वजह से ब्रेकडाउन कर जाती है, किसी वजह से समझो एक्सीडेंटली या किसी वजह से उसकी बॉडी समझ 1 से 2 टुकड़े में टूट गई, तो वो दोनों टुकड़ा क्या करेगा बोल? नया प्लानेरिया बनाएगा। वो दोनों टुकड़ा क्या करेगा बोल? नया प्लानेरिया बनाएगा। इस टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते बोल? रीजनरेशन। क्या कहते बोल? इवन दिस कैन ऑल्सो बी सीन इन हाइड्रा ऑल्सो। कभी कभी हाइड्रा में भी रीजनरेशन होता है, अगर उसकी भी बॉडी 2 पार्ट में टूटी तो वो भी अपने आप को रीजनरेट कर दे। तो जितने भी मेथड आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, ये सब लोअर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। एक भी हाई ऑर्गेनिज्म में हो, हाइड्रा, प्लानेरिया, ईस्ट, स्पाइरोगाइरा, अमीबा, पैरामीशियम, योगलीना, ये सब कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है? छोटे छोटे
यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर है, लेकिन बहुत सिंपल टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए, जितने भी नाम मैंने यहाँ पर लिए, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन, गिमेल फॉर्मेशन, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, ये सब किस में पाए जाते हैं बोल? सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। खाली एक ही तरीका है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, वो भी किस में? प्लांट्स में। उसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या नाम है उसका बोल? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? तो वापस से पेज नंबर 1 पे आओ। अच्छा एक बात ध्यान दो, इधर हम लोग जब ये सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ना, तो सीधा ये वाली हेडिंग से स्टार्ट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। मिला? ये हो गया, यहाँ सेक्सुअल एक साथ ही पढ़ा दिया। तो जब सेकेंड चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, सीधा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना? अगर उस दिन कोई पूछा सर ये सब नहीं पढ़ा है, उसको पहले एक लाफा मारूंगा, उसके बाद बात करूँगा, ठीक है? सीधा इधर आओ, पेज नंबर 2 के ऊपर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हेडिंग मिली, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या फिर इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं बेटा बोल? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। असल में प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स, उनके अंदर बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं ना, प्लांट्स के अंदर बहुत सारे हिस्से पाए जाते हैं, पार्ट्स पाए जाते हैं। कुछ के नाम लो। ज़मीन के नीचे क्या है? रूट्स है। ज़मीन के नीचे क्या है बोल? रूट। ज़मीन के ऊपर जो भी है वो पूरा मिला करके शूट सिस्टम कहलाता है, पता ना? ज़मीन के नीचे रूट सिस्टम, ज़मीन के ऊपर शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम में भी स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, जो बाद में क्या बनते हैं? फ्रूट्स। फ्लावर से ही फ्रूट बनता है, पता ना? फ्रूट ऐसा नया नहीं बन के आता है, डायरेक्ट बोले फ्रूट बन गया, कल यहाँ कुछ नहीं था आज फ्रूट आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर कहीं पर प्लांट में फ्रूट बन रहा है तो पहले क्या रहा होगा? वो पहले क्या रहा होगा? फ्लावर। अपने बचपन से सुने होंगे, फूल से ही फल बनता है, सुने रहेंगे आपने, फूल से ही फल बनता है, फ्लावर से ही फ्रूट बनता है। तो वो सही बात है, फ्लावर ही होता है जो बाद में क्या बन के तैयार हो जाता है? वो फ्रूट बन के तैयार हो जाता है। तो इतने सारे पार्ट होते हैं प्लांट के अंदर। अब इन सारे पार्ट को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में बांटा गया बोल? 2। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक कौन सा पार्ट होता है बोल? वेजिटेटिव। और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्लांट का वो हिस्सा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाने में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने में काम करता है, हेल्प करता है, उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। उसको छोड़ के बाकी सब क्या कहलाता है? वेजिटेटिव पार्ट। अगर आप इसको खाली रिलेट करने के लिए, खाली रिलेट करने के लिए अगर आप इसको समझना चाहो, तो अगर इंसानों के एग्जाम्पल से आपको समझो, तो मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व ऑर्गन है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाले जितने भी ऑर्गन्स है, लाइक मेल की केस में अगर हम लोग बात करें तो टेस्टिस हो गया, पेनिस हो गया, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, ये सारी चीज़ें। फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो वजाइना, यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसको छोड़कर बाकी सब क्या है? वेजिटेटिव पार्ट। आपका हाथ, इसके जरिए आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो क्या? नहीं, ये वेजिटेटिव पार्ट। हाथ, आपका मुंह, आपका पैर, उंगलियां, नाखून, ये सब कौन से पार्ट है? सिमिलरली प्लांट में भी 2 हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसको छोड़ के बाकी सब क्या कहलाता है? वेजिटेटिव पार्ट। प्लांट का वो हिस्सा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो है फ्लावर। वो क्या बेटा बोल? फ्लावर। हम लोग फ्लावर को लेकर बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड होते हैं। हम लोग फ्लावर के कई सारे एप्लीकेशंस लेते हैं ना, खुशी से लेकर गम तक। किसी की शादी हो रही है, फूल उसके ऊपर बरसाएंगे, उसको पिनाएंगे। शादी नहीं हो रही, शादी तय करनी है तो भी फूल, ऐसा घुटने पे बैठ के आई कि नहीं? कोई मर गया है तो भी फूल, कब्र के ऊपर फूल, मैयत के ऊपर फूल। हम लोगों ने फ्लावर के इतने सारे काम ले लिए, ये सब फ्लावर के असल काम नहीं है ये सारे प्लांट इसलिए फ्लावर नहीं, वो भी सोचता होगा साला मैं किस लिए फूल बनाया था, इन लोग, ये फूल लोग मेरे फूलों को किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लावर जो होता है ये प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है बोल? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्लांट्स के मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ये दोनों फ्लावर के अंदर ही पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं बोल? फ्लावर के। इसको छोड़कर बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, रूट हो गया, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, ये सब वेजिटेटिव पार्ट है। ये सब कौन से पार्ट है बोल? लेकिन प्लांट्स के अंदर एक खास बात पाई जाती है। प्लांट्स के अंदर एक खास बात पाई जाती है, ये सिर्फ अपने सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स के जरिए रिप्रोड्यूस नहीं करता है, ये अपने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के जरिए भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। एनिमल्स में है क्या ऐसा? एनिमल्स कैन ओनली रिप्रोड्यूस वाया देयर सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स, है कि नहीं? एनिमल अपने हाथ पैर से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। बोले मेरी एक उंगली काट के दे रहा हूँ, लेके जा, इसको उधर ज़मीन में दफना देना, एक नया ईपसर निकलेगा उसमें से ऐसा कुछ है क्या?
एनिमल के केस में ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा बोले एक बन गई उससे ऐसा कुछ नहीं। एनिमल के केस में ऐसा कुछ नहीं। एनिमल्स खाली अपने सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स के ज़रिए ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, पर प्लांट्स में एक खास बात पाई जाती है, इनके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, दे आर बोथ दी ऑप्शंस अवेलेबल। ये अपने सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स के जरिए भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के जरिए भी क्या कर सकते हैं बोल, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब प्लांट अपने किसी भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के जरिए रिप्रोड्यूस करता है तो उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? वेजिटेटिव, या उसी का एक और नाम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्रोपोगेट करना मतलब बढ़ना, तो रिप्रोडक्शन का मकसद ही क्या है? बढ़ाना ना। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। अगर ये रुक जाएगा तो वो नस्ल खत्म हो जाएगी, जहाँ पर ये रुक रहा है कि नहीं, जहाँ पर ये रुक रहा है वो नस्ल ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए आज के टाइम पर अगर आप लोग देखोगे तो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि इंसान के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है आने वाले टाइम में वो डीपॉपुलेशन है। डीपॉपुलेशन है, आबादी बहुत बढ़ चुकी है, तो हर कोई आबादी को क्या करना चाह रहा है? कंट्रोल करना चाह रहा है। तो साइंटिस्ट लोग ये बात मानते हैं कि कहीं आबादी को कंट्रोल करने के चक्कर में आने वाले टाइम में, फ्यूचर टाइम में ह्यूमन बींग्स की रिप्रोडक्टिविटी ही कम ना हो जाए, तो फिर ह्यूमन रेस क्या हो जाएगी? रेस मतलब वाली रेस नहीं, नस्ल। ह्यूमन रेस ही क्या हो जाएगी बोल? ख़त्म हो जाएगी। मालूम है ना आपको? फॉरेन कंट्रीज़ तो अब लोगों को पैसा देने लगी है बच्चे पैदा करने पर, पैसा देने लगे। हाँ, कमी है। रशिया हो गया, रशिया तो अभी वॉर की वजह से बोल रहा है, उसके वॉर में काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं, यंगस्टर्स मारे जा चुके हैं। इंडिया को भी इसका खतरा नहीं, डोंट वरी। अपने पास बहुत सारा रेडी स्टॉक अवेलेबल है, डोंट वरी। इंडिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इस वक्त यूथ का ही है। ये अपने लिए प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। इंडिया में सबसे आई गेस, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया की 60% पॉपुलेशन यूथ की है, यंगस्टर्स की है। मतलब 12-15 से लेकर के 35 की उम्र वाले लोग यूथ की पॉपुलेशन है। अभी अपने लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी है, जिस कंट्री में यूथ जितना ज़्यादा होता है वो कंट्री उतना ग्रो करती है। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है कि अगर यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया ना, तो वो ऐसे ऐसे काम करते हो जो इंसान सोच भी नहीं सकता। वो ऐसे ऐसे काम करते हैं, अगर उनको आप एम्प्लॉय। बेरोज़गार इंसान सबसे खतरनाक इंसान है। आपने सुने खाली दिमाग शैतान का घर, वो इंसान से शैतान में कन्वर्ट हो चुका रहेगा। तो फिर क्राइम रेट्स बढ़ते हैं ऐसी जगह पर, क्योंकि यूथ को कुछ ना कुछ करना होता है। कुछ नहीं मिलेगा तो वो आलतू फालतू काम करने लगते हैं, चरस, गांजा, दारू, अबडक्शन, मर्डर, झगड़ा, लड़ाई। देखो गोवंडी इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है ना, भर भर के यूथ है और काम धंधा कुछ है नहीं। तो देखो यही सब चल रहा है। काम धंधे वाले लोग आपको कभी भी ये सब करते नहीं देखने को मिलेंगे। आप कभी नहीं देखो एक बंदा सुबह जाता है जॉब पे, शाम में आता है, फिर शाम में आके चरस पीता है, 2 लोगों का मर्डर करता है। आप कभी नहीं देखो, यू विल नेवर सी। काम धंधे वाला इंसान अपनी सारी एनर्जी ड्रेन करके आ गया है, वो घर पे आएगा, बोलेगा मेरे को खाना दो, थोड़ा बहुत बच्चों के साथ खेले कूदेगा और सो जाएगा चुपचाप। उसको ये सब फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं। लेकिन जो दूसरी जापान इस वक्त सबसे बुरी कंट्री मानी जा रही है। उसमें यूथ का परसेंटेज सबसे कम है और बुड्ढों का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। पता है क्यों? जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा है इस वक्त दुनिया में। मतलब वहाँ का इंसान बहुत जीता है, 90 साल तक जीता है। सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस वक्त जापान में। तो वहाँ बुड्ढे इतने हो गए और जवान है ही नहीं, और जो जवान है वो ना शादी कर रहे ना बच्चे पैदा कर रहे। तो उस कंट्री ने ऐसा मतलब इनाम देना शुरू कर दिया, आप शादी करो, बच्चे पैदा करो, गवर्नमेंट इनाम देगी आपको। लिटरली बच्चे पैदा करने के लिए जितना खर्चा आ रहा है पूरा 9 मंथ तक गवर्नमेंट उठाएगी। पालने के लिए जब तक वो बच्चा स्कूलिंग कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। बस आप बच्चे पैदा करो। फिर भी वहाँ के लोग नॉट इंटरेस्टेड। अपने इंडिया में खाली एक ही स्टेट है जो इस चीज़ को सफ़र कर रहा है, बस एक ही स्टेट है, नागालैंड। सुनो, वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। नागालैंड में डीपॉपुलेशन का इशू है, वहाँ पे यूथ और बच्चों की कमी बहुत कम है। तो वहाँ की गवर्नमेंट भी बच्चे पैदा करने पर लोगों को पैसे देती है, अप्रिशिएट करती है कि रिप्रोड्यूस करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा है। एक टाइम पर अगर रिप्रोडक्टिविटी इंसानों की कम हो गई तो धीरे धीरे पॉपुलेशन क्या होने लगेगा? वाइप आउट होने लगेगा, ख़त्म होने लगेगा, और फिर इंसानी जो नस्ल है, जो रेस है, वो फिनिश ऑफ हो जाएगी। आज भी आप अगर देखोगे ना, तो जो बायोलॉजिस्ट है, जो साइंटिस्ट है, वो बोलते हैं इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा डीपॉपुलेशन। समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोल रहा हूँ मैं? अभी परसों ही मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था। उसमें अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास, मतलब जो वर्किंग क्लास होती है, उसकी वुमेंस के अंदर वो सर्वे हो रहा था, औरतों के अंदर वो सर्वे हो रहा था। तो आई वॉज शॉक्ड टू लिसन टू दिस। उसको पढ़ के मैं बहुत शॉक हुआ। उस सर्वे का नतीजा ये पाया गया कि 41% वुमेन चाहती है चाइल्डलेस रहना, कि हमको बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे नहीं होना।
बवाल है, नहीं चाहिए। कितनी? 41%, ऑलमोस्ट आधा। तो फिर ख़त्म ही हो रही है ना इंसानी नस्ल, फिर ख़त्म ही हो रही है। बच्चे नहीं चाहिए मतलब ख़त्म हो रही है अभी ज़िंदगी, समझ रहे? तो रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, वरना वो रेस को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। और ये चीज़ प्लांट्स को पता है हम लोगों को नहीं मालूम है, ये चीज़ प्लांट्स को पता है। उनको जो तरीका मिलता है वो इसके ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल स्ट्रक्चर के जरिए मिल रहा है, सेक्सुअल स्ट्रक्चर के जरिए रिप्रोड्यूस करो। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के जरिए दिख रहा है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के जरिए रिप्रोड्यूस करो, लेकिन रिप्रोड्यूस करो, ऐसा है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता कैसे सर? तो प्लांट्स के अंदर आप सबने प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन भी पढ़ लिया, प्लांट वाटर रिलेशन भी पढ़ लिया। आपने पढ़ा होगा प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल चीज़ पाई जाती है, बड्स, अपाइकल बड्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े रहेंगे आप। बड्स के अंदर एक खास बात होती है कि ये शूट सिस्टम रूट सिस्टम में डेवलप हो सकते हैं, पता ना, ग्रोथ के लिए बड्स ही तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना। तो जो बर्ड्स होते हैं ना प्लांट के, खाली फ्लावर पे नहीं आते हैं, फ्लावर पे तो बर्ड्स आते नहीं है, फ्लावर पे बाकायदा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं देखेंगे हम लोग। ये बर्ड्स उसके लीफ पे आते हैं, ये बर्ड्स उसके स्टेम्स पे आते हैं, ये बर्ड्स उसके रूट पर आते हैं। तो अगर किसी प्लांट के लीफ के ऊपर बर्ड्स मौजूद है, आप उसकी लीफ से भी नया प्लांट बना सकते हो। क्या कहलाएगा ये? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एग्जाम्पल है इसकी ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक प्लांट है, इसका जो पत्ता रहता है ना, उसकी जो मार्जिन रहती है, बाउंड्री, उसके ऊपर बर्ड्स आते हैं। तो अगर मैंने एक ब्रायोफाइलम का पत्ता लिया और मुझे उसकी बाउंड्री पे 2-3 बर्ड दिख रहा है, वो उतने पत्ते को लेकर के अगर मैं ज़मीन में बो दूंगा ना, तो नया ब्रायोफाइलम का पेड़ उग जाएगा। तो किसके जरिए हो रहा है ये? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के जरिए हो रहा है ना। क्या कहलाएगा ये? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। स्टेम के जरिए आप कर सकते हो। घर की एग्जाम्पल, पोटैटो। पोटैटो पता है? पोटैटो इज़ नॉट अ फ्रूट, इट इज़ अ स्टेम, मालूम है ना, स्टेम है वो। पोटैटो पे आप लोग देखोगे बर्ड्स दिखती है कभी कभी, ऐसा बोलते हैं ना, आलू में आँख निकली, ऐसा बोलते हैं, आँख निकली वाली। अगर ऐसा पोटैटो आपके पास है जिसमें बर्ड निकली है और अभी फ्रेश है, वो ग्रीनिश है, फ्रेश है, आप उसको मिट्टी में बोकर बराबर नरिशमेंट वाटर देंगे ना, तो वो उससे एक आलू का प्लांट निकले। तो देख, स्टेम के जरिए रिप्रोडक्शन हो रहा है। किसके जरिए रिप्रोडक्शन हो रहा है? बोल, स्टेम के जरिए। क्या कहलाएगा ये? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। लीफ के जरिए होता है, स्टेम के जरिए होता है, रूट के जरिए होता है। आपको सबके एक एक एग्जाम्पल दिए, पीछे पेज पे देख, कैन यू रिकॉल दिया ना, कैन यू रिकॉल, रूट, लीफ और स्टेम, ये तीनों की एग्जांपल दी। देख, रूट के केस में किसकी एग्जांपल दी बेटा? स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो माने में ना, शक्करकंद बोलते, शायद शक्करकंदी बोलते ना, स्वीट पोटैटो, वो रूट होता है, मालूम है ना। उसमें भी अगर बड है तो आप उसको नया प्लांट बना सकते हो बड वाले पार्ट के जरिए। नेक्स्ट क्या है देख, लीफ के जरिए मैंने आपको बताया ब्रायोफाइलम, है ना, ब्रायोफाइलम है, और 2-3 का एग्जाम्पल दिया। स्टेम के जरिए आपको दिया राइजोम लाइक टर्मरिक, है ना। नेक्स्ट, ट्यूबर्स लाइक पोटैटोस, बल्ब्स लाइक अनियन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये कुछ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है आपको एग्जांपल्स दिया, याद रखो। हाँ, लीफ के जरिए एक एग्जांपल याद रखो, रूट के जरिए एक एग्जांपल याद रखो, स्टेम के जरिए एक एग्जांपल याद। बस यही है क्या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? और भी है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हम लोग खुद से भी प्लांट से वेजिटेटिव तरीके से रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं, खुद से भी। ये तो वो तरीके जो प्लांट खुद ब खुद कर लेता है, बर्ड वर्ड बना लेता है, हम लोग खुद भी करा सकते हैं। तो उसके भी आपको 3 एग्जाम्पल्स दिया है, कटिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। मिला? कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। कटिंग उसका नाम ही बता रहा है, प्लांट के किसी भी हिस्से में अगर आपको बर्ड दिख रही है, केयरफुली उसको क्या करो? कट करो, मिट्टी में बो, पानी डालो, नरिशमेंट हो, नया प्लांट बन जाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? बोल, कटिंग। देख जरा क्या लिखा है कटिंग के बारे में। द स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट हैविंग 1 और मोर बर्ड। प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट में आपको एक या एक से ज़्यादा बर्ड दिख रहा है, क्या करना है आपको? उसको कट करके नए प्लांट के लिए यूज़ करना है। देखो, इज यूज फॉर प्रोपोगेशन, नेमली स्टेम कटिंग। अगर स्टेम से काट रहे हो बर्ड को तो उसको क्या बोलेंगे? बोल, स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग सबसे ज़्यादा किन में कॉमन है? देख, रोज में और बुगेनविले, ये भी एक फ्लावर का नाम है। नेक्स्ट देखेंगे, लीफ कटिंग, एग्जाम्पल है इसका सेनवीरिया। रूट कटिंग, एग्जाम्पल है इसका ब्लैकबेरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट में अगर आपको बर्ड दिख रहा है, उसको कट करो, बो दो, वो नया प्लांट बना देगा। नेक्स्ट क्या है बेटा? देख, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग हम लोग कब करते हैं मालूम? एक ही स्पीशीज़ के 2 प्लांट है, मैं चाहता हूँ इन दोनों की प्रॉपर्टी एक ही प्लांट में कंबाइन हो जाए, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक ही प्लांट में क्या हो जाए? कंबाइन हो, तब ग्राफ्टिंग की जाती है। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है? एक प्लांट है जो रूटेड है, उसके स्टेम को ऊपर से काट दिया जाता है, उसके स्टेम को ऊपर से क्या कर दिया जाता है? बोल, काट दिया जाता है। और एक दूसरे प्लांट के स्टेम को ऊपर से काट के अलग किया जाता है, और इसका ऊपर वाला पार्ट और इसका रूटेड पार्ट, ये दोनों को जोड़ के बर्ड्स के थ्रू, हाँ, बर्ड होना चाहिए। अगर बर्ड नहीं है तो फिर जोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला, बाद में खोलोगे वो अलग गिर जाएंगे। बर्ड होना चाहिए, बर्ड का होना कंपलसरी।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का होना कंपल्सरी। तो एक रूटेड पार्ट वाला प्लांट रहेगा, एक दूसरा प्लांट रहेगा जिसका स्टेम वाला पार्ट लेंगे, जिसमें क्या रहना चाहिए बोल, बड, 1 या 2 बड होना चाहिए। इन दोनों को एक दूसरे के अंदर ऐसा रख के ऐसा बाकायदा रस्सी से बांधा जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं बोल? कुछ टाइम बाद ये दोनों एक बन के ग्रो करने लगे, ये प्रोसेस क्या कहलाता है बोल? ग्राफ्टिंग। देखो क्या दिया ग्राफ्टिंग के बारे में आपको, Here parts of two plants are joined in such a way that they grow as one plant. सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, 2 प्लांट्स के पार्ट्स आपस में ऐसे ज्वाइन कर दिए जाते हैं कि वो दोनों एक प्लांट की तरह क्या करें? ग्रो करें। आगे देखेंगे बेटा सब लोग। इन दिस मेथड पार्ट ऑफ द स्टेम कंटेनिंग मोर देन 1 बड स्कियॉन इज जॉइंट। इधर सुन, जिसका स्टेम काट के आप अलग कर रहे हैं ना, मतलब जो रूटेड नहीं है, जिसका स्टेम काटा जा रहा है, जिसमें बड होना जरूरी है, उसको स्कियॉन बोलते हैं। उसको क्या बोलते बोल? स्कियॉन। और जो रूटेड पार्ट है ना, रूटेड जो जिसका रूट जमीन में लगा हुआ है, उस वाले पार्ट को स्टॉक कहते हैं। क्या कहते बोल? तो एक का स्कियॉन एक का स्टॉक, दोनों को ज्वाइन कर देंगे ऐसा रस्सी से बांध। देख, स्कियॉन इज ज्वाइन ऑन टू अ रूटेड प्लांट कॉल्ड स्टॉक इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। मिला? नीचे देख आपको डायग्राम दिया है, एक प्लांट है, उसको पत्ते के पास से काटा जा रहा है, देख रहे हो? वहाँ बड है इसीलिए काटा जा रहा है, तो जो काट के पार्ट अलग हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्कियॉन। अब दूसरा प्लांट है, उसको देख स्टॉक बोल रहे, देख रहे हैं? अब स्टॉक के अंदर स्कियॉन को घुसा के रस्सी से बांध दिया गया है। क्या कहलाएगा गया प्रोसेस? ग्राफ्टिंग। अच्छा, कभी कभी ना ग्राफ्टिंग खाली बड से भी होती है, मतलब ये स्टॉक है, पूरा एक स्टेम काटने की जरूरत नहीं, खाली एक बड काट लो, उसको यहाँ पे रख के बांध दो, तो इसको बड ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते बोल? बड ग्राफ्टिंग। देख आगे दिया है उधर वो। Whereas budding is also called bud grafting, in which only one bud is joined onto the stalk. एग्जाम्पल दे रहा है आपको, एप्पल हो गया, पियर हो गया, रोज हो गया, एटसेट्रा। ये सब जितने भी कमर्शियल प्लांट है ना, इसमें ग्राफ्टिंग का प्रोसेस यूज होता है। एप्पल, पियर, रोज वगैरह वगैरह, है कि नहीं भाई? मेरे पास एप्पल का बागीचा था, अब उसमें एप्पल का एक प्लांट है जिसमें जो फ्रूट बनता है बहुत ज़बरदस्त बनता है, लेकिन बहुत कम बनता है, यानी फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी है पर क्वांटिटी बहुत कम है। एक दूसरा प्लांट है, इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आती है पर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती। अब मेरे लिए डिज़ायरेबल क्या है? दोनों की प्रॉपर्टी को कंबाइन करना, तो मैं यहाँ पर ग्राफ्टिंग करूँगा ताकि फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी रहे और क्वांटिटी भी अच्छी। तो कमर्शियल चीज़ों में ये ग्राफ्टिंग का प्रोसेस बहुत यूज़ होता है। एक ग्राफ्टिंग और दूसरा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर किसको बोलते हैं? प्लांट के कुछ टिश्यूज़ को लिया जाता है, उनको एक स्पेशल मीडियम के अंदर कई सारे छोटे छोटे प्लांटलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा बोलो? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर आपको बहुत डिटेल में है एनहांसमेंट इन फ्रूट प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर, यहाँ पे आपको खाली 3 लाइन में दे, वहाँ पढ़ेंगे आप लोग टिश्यू कल्चर, ठीक है ना? क्या दिया हुआ देख, टिश्यू कल्चर, इट इज़ अ मेथड बाय विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू इज केयरफुली ग्रोन टू गिव मैनी प्लांटलेट्स। मिला? ठीक है ना? एक छोटे से टिश्यू से हम लोग कई सारे छोटे छोटे प्लांट्स बना करके तैयार करते हैं एक स्पेशल मीडियम में, ठीक है ना, लैब के अंदर। ये प्रोसेस क्या कहलाता है बोल? टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पर सारा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना क्या हो गया बोल? फिनिश। नाउ वी आर कंसर्न नॉट अबाउट आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी आर कंसर्न अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम लोग को 2 चीज़ें पढ़नी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल जो सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर मुझे प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ना है तो पहले मुझे उस स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या जिसके ज़रिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा स्ट्रक्चर है वो? फ्लावर। तो चैप्टर की शुरुआत हम लोग करेंगे फ्लावर्स। किससे करेंगे बोल? फ्लावर्स। समझ में आ रहा है? 5 to 10 मिनट के अंदर इसमें से कुछ लिखना है तो लिख लो फटाफट। देन विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। राइट इट डाउन फास्ट। अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो मेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स किस में पाए जाते हैं बेटा? फ्लावर में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फ्लावर इज़ दी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, है कि नहीं, या रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। समझ में आ रहा अच्छे से? इसको छोड़ के बाकी सब वेजिटेटिव, और ये क्या है बोल? रिप्रोडक्टिव। फ्लावर के बारे में ऐसा भी बोला जाता है, इट इज़ मॉडिफाइड शूट। क्या बेटा? ये मॉडिफाइड शूट विच इज मॉडिफाइड फॉर रिप्रोडक्शन, मॉडिफाइड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मॉडिफाइड शूट मतलब भाई ज़मीन के ऊपर प्लांट का जो भी हिस्सा दिखता है वो क्या कहलाता है? शूट कहलाता है। करेक्ट है ना? तो लेट्स से इफ दिस इज़ अ शूट, इधर ध्यान से देखेंगे सब लोग, इफ दिस इज़ अ शूट, तो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ कि स्टेम के ऊपर या किसी भी शूट के ऊपर ऐसे पार्ट्स पाए जाते हैं जिनको नोड्स कहा जाता है ना, और नोड्स के बीच में क्या होती है बेटा? इंटरनोड। तो फ्लावर के केस में क्या होता है, ये जो नोड्स है ना, ऐसे 3-4 नोड्स एक ही जगह पर आ जाती है, करीब में आ जाती है,
और ये मॉडिफाई होकर के एक नया स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसको हम लोग मॉडिफाइड शूट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्लावर में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फ्लावर का स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग फ्लावर के बाहर ही है, बाद में फ्लावर के अंदर जाएंगे। तो फ्लावर के बाहर अगर हम लोग देखेंगे तो फ्लावर में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है पेडिसल या उसको पेडंकल भी कहा जाता है, एक होता है पेडिसल और एक होता है थैलामस। पेडिसल और थैलामस बोर्ड पर देख। पेडिसल किसको बोलते हैं? फ्लावर की जो डंठल बोलते हैं ना हम लोग, डंठल, लाइक इफ दिस इज़ अ फ्लावर, तो उसका जो डंठल वाला पार्ट रहता है जिससे हम लोग उसको पकड़ते हैं, इसको क्या कहा जाता है बोल? पेडिसल। इसको क्या बोलते बेटा? पेडिसल। ये सारे फ्लावर्स के पास नहीं होता। जिन फ्लावर्स के पास पेडिसल होता है उनको पेडिसलेट फ्लावर बोलते हैं, और जिनके पास पेडिसल नहीं होता है उनको सेसाइल फ्लावर्स कहते हैं। तो दो टाइप के फ्लावर होते हैं, पेडिसलेट और सेसाइल। अच्छा एक बात और बता दूँ आपको, प्लांट्स खुद भी दो टाइप के होते हैं। सारे प्लांट्स में फ्लावर नहीं होते। जिन प्लांट्स में फ्लावर आते हैं उनको एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोल? एंजियोस्पर्म्स। और जिनमें फ्लावर्स नहीं आते उनको जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है बोल? तो ये जब आप फ्लावर पढ़ रहे हो मतलब कौन से प्लांट के बारे में पढ़ रहे हो आप? एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ रहे हो। समझ में आ रहा है अच्छे से? लेकिन सारे प्लांट्स के पास फ्लावर नहीं होते। द फ्लावर बियरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स एंड द वन विच डू नॉट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में होता है, एंजियोस्पर्म्स में भी और जिम्नोस्पर्म्स में। इसको याद रखना, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम लोग एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स के बारे में स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो पेडिसल रह गया तो पेडिसिलेट, नहीं रह गया तो सेसाइल फ्लावर। पेडिसल के बाद ऐसा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको थैलामस कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? पूरा फ्लावर इसी के ऊपर रखा रहेगा, थैलामस। पूरा फ्लावर इसी के ऊपर रखा हुआ रहेगा, ठीक है ना, थैलामस के ऊपर। तो थैलामस ये बेस है जिसके ऊपर पूरा फ्लावर रखा हुआ है। अगर मैं थोड़ा आपको जूम करके इसको दिखाऊं तो लेट्स से इफ दिस इज़ द पेडिसल एंड दिस इज़ द थैलामस। ये क्या है बेटा? थैलामस। तो इसके ऊपर रहेंगी वो चार नोड्स जो फ्लावर के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे। सर चार नोड ही क्यों बोल रहे हो? क्योंकि फ्लावर में टिपिकली चार स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। कितने स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? चार। इन चारों स्ट्रक्चर्स को मिला करके कहा जाता है, हाँ, इन चारों स्ट्रक्चर्स को मिला करके कहा जाता है फ्लोरल वर्ल्स। क्या कहा जाता है बोल? फ्लोरल वर्ल्स। टोटल कितने फ्लोरल वर्ल्स होते बोल? चार। हाउ मेनी फ्लोरल वर्ल्स आर देयर? चार। ठीक है। एक ऐसा फ्लावर जिसके पास ये चारों फ्लोरल वर्ल्स है उसको कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं, और चार में से एक भी मिसिंग रहेगा तो इनकम्प्लीट फ्लावर। आपने पढ़े होंगे 11th में, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर। ऐसा फ्लावर जिसके पास चारों फ्लोरल वर्ल्स है उसको हम लोग कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं, और एक ऐसा फ्लावर जिसके पास एक भी वर्ल मिसिंग है उसको क्या कहा जाता है बोल? इनकम्प्लीट वर्ल। अब ये कौन से चार फ्लोरल वर्ल्स है तो इसको आपको आउटसाइड से इनसाइड तक सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे पहला जो फ्लोरल वर्ल होता है वो होता है कैलिक्स। कौन होता है बोल? कैलिक्स। तो चार फ्लोरल वर्ल्स में जो सबसे पहला वर्ल होता है उसका नाम क्या है बेटा? कैलिक्स है। उसका नाम क्या है बोल? कैलिक्स। जो सेकेंड फ्लोरल वर्ल्स बनता है उसका नाम होता है कोरोला। उसका नाम क्या होता है बोल? कोरोला। जो थर्ड फ्लोरल वर्ल होता है उसका नाम है एंड्रोशियम। क्या नाम है बोल? एंड्रोशियम। और लास्ट फ्लोरल वर्ल का नाम है गाइनोशियम, या गाइनोशियम को ना पिस्टल भी कहा जाता है। और क्या बोलते हैं इसको बोल? पिस्टल, गाइनोशियम। सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है? आउटसाइड से इनसाइड है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले नेम दी इनर मोस्ट फ्लोरल वर्ल, सबसे अंदर जो फ्लोरल वर्ल आता है अंदर की तरफ, वो कौन सा है बोल? गाइनोशियम। फ्लावर में सबसे अंदर गाइनोशियम ही छुपा रहता है। अगर आपने हिबिस्कस रोजा साइनेसिस का डाइसेक्शन कर लिया है बायो लैब में तो आपने देखा रहेगा नीचे से कैलिक्स तोड़ लेते हैं हम लोग, ऊपर जो पिंक वाला या रेड वाला रहता है वो करोला होता है, और सबसे टॉप पे येलो जो दाने जैसा दिखता है पूरा एंथर है। उसको कट करके अलग करके बीच में से एक पतला सा स्ट्रक्चर निकलता है और नीचे ओवरी रहती है, वो क्या था? गाइनोशियम। सबसे अंदर की तरफ जो फ्लोरल वर्ल रहता है वो कौन सा रहता है? गाइनोशियम। और सबसे आउटर साइड पर कैलिक्स। तो अगर कोई सीक्वेंस में आपसे फ्लोरल वर्ल्स के नाम पूछे तो आपको क्या बताना है? कैलिक्स, देन करोला, देन एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम। सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान से देख, ये जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम दिख रहा है ना, ये दोनों प्लांट के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। ये मेल स्ट्रक्चर है, मेल पार्ट है ये फ्लावर का, एंड्रोशियम, और गाइनोशियम इज दी फीमेल पार्ट। एंड्रो वर्ड मेल के लिए यूज़ होता है, मैंने आपको बताया था, और गाइनो वर्ड फीमेल के लिए यूज होता है। इसीलिए ह्यूमंस में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की
स्पेशल डॉक्टर्स होती है जिन्होंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी कर रखा है, उनको गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के डॉक्टर्स होते हैं उनको एंड्रोलॉजिस्ट कहते हैं। उनको क्या कहते हैं बोल? एंड्रोलॉजिस्ट। तो एंड्रो वर्ड मेल के लिए यूज़ होता है, गाइनो वर्ड फीमेल के लिए यूज। तो एंड्रोशियम दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड गाइनोशियम दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अभी किसी एक स्ट्रक्चर का नाम नहीं, कैलिक्स किसी एक स्ट्रक्चर का नाम नहीं, ऐसा 3-4 स्ट्रक्चर्स मिल करके कैलिक्स बनाते हैं। सेम करोला भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 3-4 रहेगा ऐसा। एंड्रोशियम भी और गाइनोशियम भी। एंड्रोशियम गाइनोशियम एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अभी बताऊँगा। तो कैलिक्स ये पूरे ग्रुप का नाम है। इसके एक मेंबर को, ध्यान से सुनना, इसके एक मेंबर को सेपल कहा जाता है। एक सिंगल मेंबर को क्या कहा जाता है बोल? सेपल। इसी तरह कोरोला ये पूरे ग्रुप का नाम है, इसके एक मेंबर को पेटल कहा जाता है। एक मेंबर को क्या कहा जाता है बोल? ये आपने सुन रखा है, पेटल नॉर्मल वर्ड है, पंखुड़ी बोलते हैं ना हिंदी में, उसको इंग्लिश में पेटल बोलते हैं। फ्लावर पेटल्स आपने सुना रहेगा, फूल की पंखुड़ियाँ, है कि नहीं? आगे देखेंगे। एंड्रोशियम के एक सिंगल मेंबर को हम लोग स्टेमेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्टेमेन। और गाइनोशियम या फिर पिस्टिल के एक सिंगल मेंबर को हम लोग कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? कार्पेल। ठीक है, तो कितने फ्लोरल वॉल्स है? 4। कौन कौन से? आउटसाइड टू इनसाइड कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ऑल्सो नोन एज पिस्टिल। ठीक है ना? कैलिक्स का एक सिंगल मेंबर क्या कहलाता है बोल? सेपल। सर कितने सेपल होंगे कैलिक्स में? कैलिक्स सेपल से ही बना रहेंगे। सर कितने सेपल्स रहेंगे? नंबर फिक्स नहीं है, अलग अलग फ्लावर में अलग, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 5, किसी में 7, अलग अलग होते हैं। सिमिलरली कोरोला का एक सिंगल मेंबर क्या कहलाता है? पेटल। सर कितने पेटल रहेंगे? सेम, नंबर इज नॉट फिक्स, 2, 4, 6, 8, 10 कितने भी हो सकते। एंड्रोशियम का एक सिंगल मेंबर स्टेमेन। सर कितना रहेगा एक फ्लावर में? कितना स्टेमेन? कितना भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, कितना भी हो सकता है। समझ में आ रहा अच्छे से? और सिमिलरली गाइनोशियम का एक सिंगल मेंबर कार्पेल, ये भी सिंगल भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। हिबिस्कस रोजा साइनेसिस का आपने हिबिस्कस का डाइसेक्शन किया, उसमें से एक ही कार्पेल निकलता है। एक स्टाइल, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी, एक सिंगल कार्पेल निकलता है। हर फ्लावर में सिंगल कार्पेल होता है, बहुत सारे फ्लावर में एक से ज़्यादा भी होते हैं। समझ में आ रहा है? ये सारा स्ट्रक्चर अभी डायग्राम से समझाऊंगा मैं आपको, तो और अच्छे से समझे। तो कैलिक्स के अंदर सेपल, कोरोला के अंदर पेटल, एंड्रोशियम में स्टेमेन, गाइनोशियम में कार्पेल। अब जो स्टेमेन होता है ना, स्टेमेन, एक स्टेमेन में भी 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। कितने पार्ट्स पाए जाते हैं बोल? 3। तो स्टेमेन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एंथर, सबसे इंपॉर्टेंट, एंथर, फिलामेंट, कनेक्टिव। एंथर, फिलामेंट, कनेक्ट। और ये जो एंथर है ना बेटा, एंथर, इस एंथर के अंदर बनता है पॉलन ग्रेन। इस एंथर के अंदर क्या बनता है बोल? और ये पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट। गैमेट आया, देख रहे हो गैमेट? इसको ज़रा इंसानों से रिलेट करो। कोई भी चीज़ जब आप अपने आप से रिलेट कर लेते हो ना, तो समझने में थोड़ी आसान होती है। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में मेल गैमेट का नाम क्या है? स्पर्म्स। कहाँ पर बनते हैं? टेस्टिस के अंदर। कहाँ बनते हैं बोल? टेस्टिस के अंदर। तो जैसा टेस्टिस है उसके अंदर स्पर्म बन रहा है, उसी तरह एंथर है जिसके अंदर क्या बन रहा है? पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन में वो सेल है जो क्या कहलाएगा बोल? मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक सेल रहेगा जिसका नाम क्या रहेगा बोल? मेल गैमेट। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होते हैं। प्लांट्स के पास 2 मेल गैमेट होते हैं, एक नहीं 2 मेल गैमेट, डबल फर्टिलाइजेशन करता है। अभी चैप्टर में आगे आपको समझेगा। समझ में आ रहा अच्छे से? आगे पढ़ो। नेक्स्ट क्या बेटा? कार्पल। कार्पल के अंदर भी 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कार्पल में भी 3 स्ट्रक्चर पाया जाता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और बोलो, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। इस ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो सैक। क्या पाया जाता है बोल? और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है फीमेल गैमेट। मैंने आपको लोकेशन बता दिया, मेल गैमेट कहाँ बनता है और फीमेल गैमेट कहाँ बनता है। समझ में आ रहा है? सर मेल गैमेट का आपने नाम बताया, पॉलन ग्रेन के अंदर होता है ना मेल गैमेट। ये एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट का कुछ नाम है पॉलन ग्रेन की तरह। फीमेल गैमेट को एक सेल ही बोलते हैं, जैसा ह्यूमन में एक सेल, ऐसे इसको भी एक सेल। अभी सब स्ट्रक्चर आगे आपको समझेगा कौन, तो ये पूरा भी डायग्राम में हम लोग क्लियर करके समझेंगे। एक चीज़ अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चारों वॉल में से वो कौन से वॉल है जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने वाले? एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे, तो इनको इसेंशियल वॉल्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है बोल? इसेंशियल वॉल। ये ज़रूरी है,
कैलिक्स करोला एक नहीं 10 भी रहेगा, एंड्रोशियम गायनेशियम गायब रहेगा, रिप्रोड्यूस कर पाएगा क्या फ्लावर? ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिसमें एंड्रोशियम गायनेशियम दोनों नहीं रहता है, दोनों गायब रहते हैं। ऐसे फ्लावर को न्यूटर फ्लावर कहते हैं, न्यूटर फ्लावर। ऐसे भी फ्लावर होते हैं। वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है क्या? नहीं, वो बस मिमिक कर रहा है कि मैं फूल हूँ, खत्म, काम नहीं कर रहा है वो फ्लावर वाला। उसको यूज़ करो आप जिस काम के लिए यूज़ करना है, क्योंकि मेन काम तो कर नहीं पा रहे हैं, समझ रहे? तो एंड्रोशियम गायनेशियम ये दोनों कहलाते हैं इसेंशियल वॉल्स। क्या कहलाते हैं बोल? इसेंशियल वॉल। क्यों रे? क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली यही हेल्प करते हैं। ये दोनों मदद करते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, पर हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इन दोनों को एसेसरी वॉल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोल? एसेसरी मतलब असिस्ट करने वाले, मदद करने वाले। ये दोनों एसेसरी और ये दोनों इसेंशियल। तो अभी एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। सारे फ्लावर ऐसे दिखेंगे क्या? लेकिन किसी एक का तो स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। तो एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले फ्लावर में आपको नीचे क्या देखने को मिलेगा बोल? डंठल ना, इसको हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है ना। दिस इज पेडिसल। ये क्या बेटा बोल? पेडिसल, या फिर इसको पेडंकल भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको बोल? पेडंकल। इसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा बोल? इसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, थैलामस। कौन बेटा? थैलामस। बाकी की सारे स्ट्रक्चर ये थैलामस से ही कनेक्टेड रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसको बनाएंगे? कैलिक्स। कैलिक्स का एक सिंगल मेंबर क्या कहलाता है बोल? सेपल। तो कैलिक्स ये ग्रीन कलर के दिखते हैं फ्लावर में। अगर रोज़ का फ्लावर अगर आपने देखा है, सबसे कॉमन फ्लावर जो हम लोगों के पास अवेलेबल होता है वो गुलाब का ही फूल है कि नहीं? अगर आपने गुलाब के फूल को गौर से देखा है तो उसके ऊपर जो रेड वाली पूरी पंखुड़ी हटा दो, तो जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे पत्ते जैसे बचते हैं ना, थैलामस के ऊपर जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के पत्ते बचे हुए रहते हैं, उनको कहते हैं सेपल्स। वो पूरा मिलके क्या कहलाएगा? कैलिक्स। पूरा मिलके क्या कहलाएगा? वो कैलिक्स। तो इधर ध्यान से देख, 2 सेपल दिखा रहा हूँ मैं यहाँ। कितने सेपल दिखा दिया मैंने यहाँ पर? 2। ये ध्यान दे बेटा, ये सेपल है। ये क्या है बोल? सेपल। जो कि किसका हिस्सा है बेटा बोल? किसका हिस्सा है ये? कैलिक्स का हिस्सा है। किसका हिस्सा है बोल? कैलिक्स का। सेपल के बाद नेक्स्ट चीज़ कौन सी आती है? पेटल। ये किसका हिस्सा होती है? कोरोला का हिस्सा होती है। किसका हिस्सा होती है बोल? कोरोला का। पेटल किसको बोलते हैं पता है? पंखुड़ी को। किसको बोलते बोल? तो फ्लावर में पंखुड़ी होती है ना, अलग अलग रंग बिरंगी, सूंघो तो खुशबू आती है, खाओ तो मीठा लगता है। हाँ, एडिबल भी होती है बहुत सारी। बिरयानी में रोज़ पेटल पड़ते हैं, नहीं पता आपको? बिरयानी बनाने के अंदर उसमें हैदराबादी लोग रोज़ पेटल डालते हैं। फ्लावर के पेटल्स को सुखा के डालते हैं। मसाले की दुकान पे जाओगे तो आपको रखा हुआ मिलेगा वहाँ सूखा हुआ गुलाब के फूल की पंखुड़ी, क्योंकि खाने में उसका थोड़ा टेस्ट रहता है, मीठा मीठा थोड़ा सा टेस्ट रहता है, स्मेल रहती है अच्छी, एडिबल होते हैं, टेस्ट होता है थोड़ा सा स्वीट जैसा, है कि नहीं? इन पंखुड़ी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पेटल्स कहते हैं। और ये सब मिला के क्या कहलाएंगे बोल? कोरोला। तो 3-4 पेटल बना देते हैं हम लोग यहाँ पर। सो दीज आर पेटल्स ऑफ द फ्लावर। ये क्या है बेटा बोल? पेटल्स। दीज आर पेटल्स। ये किसका हिस्सा है बेटा बोल? पेटल्स किसका हिस्सा है बोल? कोरोला का। पेटल्स किसका हिस्सा है बोल? कोरोला का। तो ये दोनों हो गए मेरे एसेसरी वॉल्स। सर काम क्या करते हैं? चलो लगे हाथ ये भी बता दो सर। सबसे पहले बात करते हैं सेपल्स की, कैलिक्स की। कैलिक्स का काम क्या होता है? फ्लावर डायरेक्ट नहीं बन के तैयार होता है, पहले फ्लावर बड रहता है, मालूम है ना? फ्लावर पहले क्या रहता है बोल? बड। फूल डायरेक्ट नहीं बनता है, फूल से पहले वो कली रहता है। अगर आपने कभी गार्डनिंग की है, एक छोटा सा पौधा, एक सिंपल फूल भी अगर अपने पास आपने कभी उगाया तो आपने देखा है, नहीं उगाया है नाना तो तुम लोग अगर आपने कभी किसी भी फ्लावर को गार्डनिंग के तौर पर ऐसा अपने घर में उगाया है तो आप देखेंगे फ्लावर डायरेक्ट नहीं निकलता है, पहले उसकी गोल गोल बर्ड्स निकलती है, कली निकलती है। बोले कली अभी खुलेगी तो फ्लावर बनेगा, लिटरली वो ओपन होती है तो फ्लावर बनता है। तो जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है, कौन सी कंडीशन में होता है बोल? बड कंडीशन में, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखने का काम कैलिक्स का होता है। ये कैलिक्स जो है ना, जो अभी आपको ऐसा खुला हुआ दिख रहा है, ये वो टाइम पर ऐसा बंद रहता है। ये जो भी ऐसा आपको खुला हुआ दिख रहा है ना सब टाइम पर, वो टाइम पर ऐसा बंद होता है और अंदर पूरे फ्लावर को क्या करके रखता है? ये संभाल के रखता है। और फिर जब बड से फ्लावर बनता है, ओपन होता है, बड ओपन होती है तो ये कैलिक्स ऐसा नीचे आ जाता है और फ्लावर ऊपर पूरा खुल जाता है। तो कैलिक्स का क्या काम होता है? इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन दी बड कंडीशन। जब फ्लावर बड कंडीशन में होती है तब उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है बेटा? कैलिक्स का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेटल्स। इसका काम होता है पॉलिनेशन की एजेंसीज को अट्रैक्ट करना। किसको अट्रैक्ट करना? पॉलिनेशन की एजेंसीज को अट्रैक्ट। पॉलिनेशन क्या है सर? एजेंसीज क्या है सर? तो बेटा अभी मैंने आपको बताया मेल गैमेट किसके अंदर है? मेल गैमेट किसके अंदर है? पॉलन ग्रेन के अंदर, एंथर का हिस्सा पॉलन ग्रेन। और फीमेल गैमेट किसके अंदर है? ओवरी के अंदर।
तो पॉलन ग्रेन ओवरी तक जाता होगा ना, खुद से नहीं जाता है। बोले निकला उड़ के गया, बोले ओवरी मैं आ रहा हूँ और गया ओवरी पे, नहीं नहीं नहीं, खुद से नहीं जाता है। पॉलन ग्रेन को ओवरी तक पहुँचाना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें पॉलन ग्रेन एंथर से निकल के ओवरी तक पहुँचता है, ये प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है बोल? पॉलन ग्रेन का ओवरी तक पहुँचना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है बोल? पॉलिनेशन। इसको कराने के लिए कुछ एजेंट्स की ज़रूरत होती है। आप गए, फूल को आपने सूंघा, आपने थोड़ा छू लिया, आपके छूने से वो फूल थोड़ा बहुत खिल गया, उसके पॉलन ग्रेन झड़ करके ओवरी पर बैठ गए, आप भी एक एजेंट बन गए हैं। ज़्यादातर पॉलिनेशन के एजेंट कौन होते हैं मालूम? इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े। फूल के आसपास ज़्यादातर वही मंडलाते हैं। इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, छोटे छोटे परिंदे हो गए, बैट्स, चमगादड़, वो भी एक पॉलिनेशन के एजेंट के तौर पे काम करते हैं। इवन हवा भी पॉलिनेशन का एजेंट है, पानी भी पॉलिनेशन का एजेंट। लेकिन हवा पानी को थोड़ा साइड में रखो। इंसेक्ट्स फ्लावर के पास किसी ना किसी लालच में जाते होंगे ना, तो वो नेक्टर की लालच में जाते हैं। किसकी लालच में आते हैं? जूस। अंदर जो अंदर नेक्टर ग्लैंड होता है फ्लावर के अंदर, जिसको चूस करके वो लोग जूस ले करके अपने आप को नरिश करते हैं। शहद की मक्खी देखा, वो फूल के पास क्यों जाती है? नेक्टर के लिए जाती है। उसी नेक्टर को वो फूल से चूसती है, अपने छत्ते पर आती है, हाइट पर आती है, और उसी को किस में कन्वर्ट करती है बोल? हनी में कन्वर्ट करती है कि नहीं? तो इंसेक्ट्स को फ्लावर दिखना भी तो चाहिए ना। अब इतना बड़ा गार्डन है, इतने इतने से इंसेक्ट है, और वो किधर फ्लावर के लिए इधर उधर मारे मारे फिरेंगे? तो फ्लावर दूर से ही दिख के आना चाहिए, दूर से ही दिख के आना चाहिए। उसके लिए उसके पास क्या बेटा? पेटल्स है। क्या उसके पास बोल? पेटल्स है। ब्राइट कलर के होते हैं ये पेटल्स, लाल, पीले, हरे, पर्पल, हरा नहीं था सॉरी, हरा तो पत्ता होता है, पर्पल है ना, ऐसे ब्राइट कलर का होता है। स्मेल होती है इसके अंदर, ताकि इंसेक्ट उसकी स्मेल को सेंस करके आए, हाँ इधर है, इधर है, यहाँ पे है। तो इसका काम होता है बेटा पॉलिनेशन की एजेंसीज को क्या करना? अट्रैक्ट करना। अगर समझो ये पेटल बड़े घटिया कलर के होते, एकदम बदबू मारते, आप जाते उसके करीब, आप जाते उसके करीब, उसको हटा नहीं जाते। तो इसका काम होता है बेटा पॉलिनेशन की एजेंसीज को क्या करना? अट्रैक्ट। अब आते हैं हम लोग अपने इंपॉर्टेंट वर्ड के ऊपर। नाम क्या उसका? एंड्रोशियम। इसका एक सिंगल मेंबर क्या कहलाता है? देख, स्टेमेन। तो एक स्टेमेन को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, सब लोग देखेंगे बेटा। तो एक स्टेमेन को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा आपके लिए। पहले एक स्टेमेन को बनाते हैं, फिर और स्टेमेन बनाएंगे। सी दिस इज वन स्टेमेन, ये एक स्टेमेन है। तो स्टेमेन आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इसके टॉप पर आपको ऐसा दो लोब दिखेंगे। क्या दिखेंगे बोल? दो लोब। तो ये जो दो लोब वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये कहलाता है एंथर। ये क्या कहलाता है बोल? इसी एंथर के अंदर बनता है पॉलन ग्रेन। इसी एंथर के अंदर क्या बनता है बोल? पॉलन ग्रेन। और ये जो डाल जैसा दिख रहा है आपको, जो इस एंथर को कनेक्ट करके रख रहा है थैलामस से, इसका नाम है फिलामेंट। इसका नाम क्या है बेटा? सर कनेक्टिव कहाँ है? कनेक्टिव, जब इस एंथर को आप खोलोगे ना, तो फिलामेंट एंथर को जिस पॉइंट पर कनेक्टेड रहता है वो कनेक्टिव कहलाता है। तो उसके लिए एंथर को खोलना पड़े, तो अभी नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये दोनों मिलकर के आपका बना रहा है स्टेमेन। क्या बना रहा है बोल? स्टेमेन। किसका पार्ट होता है ये स्टेमेन बोल? एंड्रोशियम का। अब ज़रूरी नहीं कि एक ही स्टेमेन हो, एक से ज़्यादा स्टेमेन भी फ्लावर के पास हो सकते हैं। एक से ज़्यादा स्टेमेन भी फ्लावर के पास हो सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है? लास्ट कौन है बेटा अपना? गायनोशियम या पिस्टिल। इसका एक सिंगल मेंबर क्या कहलाता है बोल? कार्पल। कार्पल में कितने स्ट्रक्चर होते हैं? स्टाइल, सिग्मा, ओवरी। ये सबसे अंदर का बॉल है। तो सबसे पहले ओवरी बनाता हूँ मैं। ओवरी, ये थैलामस के ऊपर ऐसा राउंड स्ट्रक्चर रहता है, थैलामस पे ऐसा रेस्ट कर रहा होता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग ओवरी कहते हैं। फिर ओवरी से एक लॉन्ग ट्यूब निकलता है, ये ट्यूब कहलाता है स्टाइल। और फिर इस ट्यूब के शुरुआत पे ही ऐसा आपको एक प्लेटफॉर्म दिखेगा, ये कहलाता है स्टिग्मा। ये क्या कहलाता है बेटा बोल? स्टिग्मा। तो इधर ध्यान से देख, दिस इज स्टिग्मा। ये क्या है बेटा? स्टिग्मा। यहीं आके बैठता है पॉलन ग्रेन, इधर नहीं आता है पॉलन ग्रेन, इसके अंदर नहीं आएगा पॉलन। बोले जा रहा मैं अंदर, इधर आके बैठता है पॉलन ग्रेन। ठीक है ना, ध्यान से देखना, पॉलन ग्रेन इधर आके बैठता है पॉलिनेशन में। ये स्टिग्मा। इसके बाद ये स्टाइल। ये क्या बेटा? स्टाइल। भाई जाहिर सी बात है, फीमेल पार्ट है तो उस पर स्टाइल रह गई ना, मेल्स पे सूट नहीं करता स्टाइल, फीमेल पार्ट पे ही सूट करता है। व्हाट इज दिस? ओवरी। ये क्या बेटा बोल? ओवरी। तो जो बीच में पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये मिलकर के क्या कहलाएगा बोल? कार्पल।
क्या कहलाएगा बोल बेटा? कार्पेल। अच्छा इधर मैंने देखो एक ही कार्पेल बनाया, ज़रूरी क्या एक ही कार्पेल हो? एक से ज़्यादा कार्पेल भी पॉसिबल है। ये कार्पेल है, ये क्या है बेटा बोल? कार्पेल। कार्पेल किसका मेंबर होता है बोल? गाइनोशियम का। ठीक है, यहाँ तक समझा? अब बात करते हैं ओवरी की। ओवरी के अंदर मैंने आपको क्या बताया था बेटा? ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है बोल? ओव्यूल होता है। अब ओवरी के अंदर कभी कभी एक ही ओव्यूल होता है, कभी कभी एक से ज़्यादा ओव्यूल भी होता है। ओवरी के अंदर एक भी ओव्यूल होते हैं और एक से ज़्यादा ओव्यूल भी होते हैं। तो जब आप ओवरी के अंदर देखोगे ना, पहले तो ओवरी में आपको कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे बोल? तो समझिए ओवरी में ऐसा कंपार्टमेंट, ऐसा, इन कंपार्टमेंट्स को लोक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? लोक्यूल। इस लोक्यूल के अंदर आपको ओव्यूल देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे। क्या देखने को मिलेंगे बोल? ओव्यूल। जरूरी क्या एक से ज़्यादा हो? एक सिंगल भी हो सकता है, एक सिंगल भी हो सकता है। तो समझ इसमें मैंने ऐसा 2-3 ओव्यूल बना दिया। 2-3 क्या बना दिया बेटा यहाँ पर? ओव्यूल। ये ओव्यूल जिस स्ट्रक्चर को कनेक्टेड होते हैं, इस स्ट्रक्चर को प्लाजेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? प्लाजेंटा। लाइक ये प्लाजेंटा है, ये प्लाजेंटा है, इसको ऐसा ओव्यूल कनेक्टेड रहता है। समझ में आ रहा है अच्छे से? इसका काम होता है ओव्यूल के अंदर नरिशमेंट वगैरह पहुंचाना। ठीक है, तो ओवरी के अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड ना दिखाने से अच्छा है हम लोग सिंपल देखो ऐसा स्ट्रक्चर दिखा रहे। ओवरी के अंदर ये प्लाजेंटा, और प्लाजेंटा को ये जो स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड है, ये कौन है बेटा? ओव्यूल है। ये सब कौन है बोल? ओव्यूल। दीज आर ओव्यूल्स। इन ओव्यूल के अंदर रहेगा एम्ब्रियो सैक, और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर रहेगा फीमेल गैमेट। तो यार फीमेल गैमेट इधर है, इसके अंदर यहाँ छुप के बैठा है। अब पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन किधर आके बैठता है? तो अभी भी तो बहुत दूरी है ना, तो वो दूरी कैसे तय की जाती है वो आगे चैप्टर में देखने गई है अपने को। ठीक है ना? सो दिस इज़ अ टिपिकल फ्लावर। ये क्या है बेटा? एक टिपिकल फ्लावर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स पाए जाते हैं, यही सारे नाम अब आप चैप्टर में रिपीट होते हुए देखोगे। सेपल, पेटल, कोरोला, कैलिक्स, एंड्रोशियम, स्टेमेन, एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये सब नाम आप सुनते बैठोगे। कुछ और नाम है जो आपको चैप्टर में बार बार सुनाई देंगे, उन नामों को भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले अगर मैं बात करूँ कैलिक्स की, कैलिक्स का एक मेंबर क्या कहलाता है बेटा? सेपल। बहुत सारे फ्लावर होते हैं जिनमें सारे के सारे सेपल्स आपस में फ्यूज़ होते हैं। कैसे रहते बोल? फ्यूज। हिबिस्कस, हिबिस्कस में 5 सेपल्स आपने देखे होंगे। पाँचों कैसे रहते? फ्यूज़ रहते हैं। फ्यूज़ होकर एक प्याली जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसे सेपल्स को, ऐसे कैलिक्स को हम लोग कहते हैं गैमोसेफेलस। क्या कहते बोल? गैमोसेफेलस। गैमो मतलब फ्यूज़, सेफेलस, गैमोसेफेलस। सेपल्स कैसे बोल? फ्यूज़ है। और अगर यही सेपल्स अलग अलग रहेंगे, फ्यूज़ नहीं रहेंगे, जैसे रोज़ में, रोज़ के सेपल्स अलग अलग रहते हैं, तो उसको पॉलीसेफेलस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बोल? पॉलीसेफेलस। गैमोसेफेलस सेपल्स आर फ्यूज, पॉलीसेफेलस सेपल्स आर सेपरेट। सिमिलरली पेटल्स की बात करते हैं। कोरोला, पेटल्स, पेटल्स बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिनमें पंखड़ियाँ जो होती है वो अलग अलग रहती है। एक एक तोड़ कर सकते हो आप, एक एक अलग कर सकते हो। और बहुत सारे फ्लावर होते हैं जिनकी सारी पंखड़ी आपस में फ्यूज़ होती है, फ्यूज़ होकर एक प्याली जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। तो अगर पेटल्स आपस में फ्यूज़ है तो उसको बोलते हैं गेमोपेटालस। क्या बोलते हैं बोल? देखना सिंपल है, गेमो फ्यूज़, पेटालस पेटल्स। तो पेटल्स आपस में फ्यूज़ है तो गेमोपेटालस, और अलग अलग रहेंगे तो पॉलीपेटालस, अलग अलग रहेंगे तो पॉलीपेटालस। समझ में आ रहा अच्छे से? अब बात करते हैं स्टेमन की। कई सारे फ्लावर्स में बहुत सारे स्टेमेन्स होते हैं, एक या एक से ज़्यादा है ना, तो समझ बहुत ज़्यादा स्टेमेन है। जैसे यहाँ पे 4 स्टेमेन मैंने आपको दिखाया, बताइए चारों फ्यूज़ है या अलग अलग है? ये चारों फ्यूज़ है या अलग अलग है? अलग अलग। तो स्टेमेन अलग अलग भी हो सकते हैं या फिर फ्यूज़ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं और फ्यूज़ भी हो सकते हैं। तो अगर अलग अलग है, ध्यान से सुनो, अगर अलग अलग है तो इसको एपोस्टेमिनेट बोलते हैं या एपोएंड्रस भी बोलते हैं, और फ्यूज़ है तो सिनएंड्रस कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? सिनएंड्रस, आपस में फ्यूज़। सिमिलरली कार्पल के साथ भी, यहाँ पे कितना कार्पल है? एक। इसको मोनोकार्पलरी फ्लावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यों मोनोकार्पलरी बोल रहे हो बोल? एक ही कार्पल। एक से ज़्यादा कार्पल रहेगा तो पॉलीकार्पलरी। कैसा बेटा? पॉलीकार्पलरी। अब पॉलीकार्पल में भी 2 टाइप है। अगर अलग अलग कार्पल्स है और सब एक दूसरे से सेपरेट है उसको एपोकार्पस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोल? एपोकार्पस। सेपरेट है सब, कैसे बोल? सेपरेट। और सब आपस में फ्यूज है, अगर बहुत सारे कार्पल्स हैं लेकिन आपस में मिले हुए तो उनको सिन कार्पस बोलते हैं। क्या बोलते बोल? सिन कार्पस। कितने सारे वर्ड बता दिए देख मैंने आपको। गेमोसेफेलस, पॉलीसेफेलस। सेपल्स फ्यूज है तो गेमोसेफेलस, अलग अलग है तो पॉलीसेफेलस। गेमोपेटालिस, पॉलीपेटालिस। पेटल्स फ्यूज है तो गेमोपेटालिस, अलग अलग है तो पॉलीपेटालिस।
करेक्ट है। सिनेंड्रस, एपोएंड्रस। सिनेंड्रस स्टेमेन बहुत सारे हैं और आपस में फ्यूज है। एपोएंड्रस बहुत सारे और अलग अलग है। ये सिनेंड्रस फ्लावर है या एपोएंड्रस है? एपोएंड्रस। सिन कैसे रहे? फ्यूज है क्या? चार है स्टेमेन, चारों अलग अलग है अपना। एपोएंड्रस। कार्पल एक रहेगा तो मोनोकार्पलरी, एक से ज़्यादा रहेगा तो पॉलीकार्पलरी। ये मोनोकार्पलरी है, पॉलीकार्पलरी? मोनोकार्पलरी। अगर पॉलीकार्पलरी एक से ज़्यादा कार्पल्स है, आपस में फ्यूज है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिनकार्पस। क्या कहते बोल? सिनकार्प। और अलग अलग कार्पल्स है तो एपोकार्पस। क्या बेटा? एपोकार्पस। आप ज़रा ध्यान से देखिए, ओव्यूल दिख रहा है? ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर भी लोक्यूल्स होते हैं ना, एक है, दो है, तीन है, उस पर भी नाम रखा जाता है। जैसे हिबिस्कस का ओवरी आप कट करते हो, हिबिस्कस का ओवरी आप कट करते हो और उसको छोटू वाले माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आपको अंदर 5 कंपार्टमेंट दिखते हैं। वो पाँचों कौन है? लोक्यूल्स है। वो पाँचों कौन है बोल? लोक्यूल है। कितने लोक्यूल पाए जाते हैं हिबिस्कस की ओवरी में? 5। इसलिए उसको पेंटालोक्यूलार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पेंटालोक्यूलार। ये सब वाइवा में पूछते रहे तुमसे, सिनकार्पस क्या है बताओ, पेंटालोक्यूलार क्यों बोल रहे बताओ, गेमोसेपालस किसको बोलते हैं, फ्लोरल वेल्स के नाम बताओ, आउटसाइड से इनसाइड। ये जितना भी पढ़ा था सब बायो के वाइवा में आता है तुमको। अगर तुमको ये वाला एक्सपेरिमेंट मिला हिबिस्कस का डाइसेक्शन करने का, तो यही सब वाइवा रहता है जो तुमको पूछा जाता है। तुम उधर ऐसा खड़े रहते हो। वो एक्टिंग बहुत मस्त करता है बच्चे, पता कुछ नहीं है, पता इतू सा नहीं है पर एक्टिंग, अरे हाँ मैडम, वो ऐसी एक्टिंग करते ना बच्चे जैसे कितना जानते हैं। बहुत जदीदर रखा है, बस बाहर नहीं आ रहे, मालूम कुछ नहीं है। मैं लिया ना भाई, मैं देखा है। अरे ऐसी एक्टिंग करते अच्छे। 1 मिनट, हाँ सर, वो कल ही पढ़ा था मैं कुछ नहीं पढ़ा है वो। इतनी सिंपल चीज़ कल पढ़ी हुई ऐसे आएगी मुंह के ऊपर। कल ही पढ़ा था सर। एक्टिंग को आगे ऊपर देखेंगे ऐसा, वो हाँ वो हाँ पहले चैप्टर में था नहीं है, पहले चैप्टर में था, 11th में। ये सिनकार्पस, एपोकार्पस सब 11th में। वो फर्स्ट चैप्टर में था मैडम, क्या तो भी था। ये सब वाइवा के क्वेश्चन है, ध्यान दो सब लोग। तो आप लोग हिबिस्कस की ओवरी को जब कट करते हो, ओवरी को ऐसा आप ट्रांसफर सेक्शन लेते हो और उसका ट्रांसफर सेक्शन आप लोग माइक्रोस्कोप पे रख के देखते हो तो आपको अंदर 5 लोक्यूल दिखते हैं। इसलिए उसकी ओवरी को क्या कहा जाता है बोल? पेंटालोक्यूलार। फिर उसमें ओव्यूल कितने रहते हैं? एक रहते हैं या बहुत सारे रहते हैं? बहुत सारे। हर लोक्यूल में आपको 2-3 ओव्यूल दिखते हैं, है कि नहीं? आप उसका डायग्राम भी बनाते थे कैसा, ऐसा ये एक लोक्यूल है, उसके अंदर ऐसे ओव्यूल रहते हैं। एक से ज़्यादा ओव्यूल है ना तो मल्टी ओव्यूलेटेड। क्या बोलेंगे हिबिस्कस को? मल्टी ओव्यूलेटेड। क्यों रे? क्यों बोल? एक से ज़्यादा ओव्यूल है, एक ही ओव्यूल रहता तो यूनी ओव्यूलेटेड। क्या बोलते बोल? यूनी ओव्यूलेटेड। एक से ज़्यादा है मल्टी ओव्यूलेटेड, एक ही रहता तो यूनी ओव्यूलेटेड। समझ में आ रहा है? अब इसमें भी यहाँ पे बीचों बीच में ऐसा प्लाजेंटा लगा हुआ रहता है, बीचों बीच में प्लाजेंटा लगा रहता है। तो जब सेंटर में प्लाजेंटा होता है और साइड से ओव्यूल कनेक्टेड होता है, इसको एक्साइल प्लाजेंटेशन कहते हैं। वहाँ आप बायो के प्रैक्टिकल में लिखते हो पेंटालोक्यूलार ओव्यूल, पेंटालोक्यूलार ओव्यूल विच इज़ मल्टीलोक्यूलेटेड और मल्टी ओव्यूलेटेड शोइंग एक्साइल प्लाजेंटेशन, ऐसा लिखते हैं आप बायो के प्रैक्टिकल में। इसको एक्साइल प्लाजेंटेशन बोलते हैं। बीच में प्लाजेंटा, उसको साइड से ओव्यूल लगी हुई। समझ में आ रहा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? तो ये एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। अच्छा एक चीज़, इसमें टोटल कितने वॉल्स प्रेजेंट है बताओ? 4 वॉल प्रेजेंट। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? कंप्लीट फ्लावर। क्या बोलेंगे बोल? कंप्लीट फ्लावर। चारों नहीं रहेंगे तो इनकम्प्लीट फ्लावर। 4 में से एक भी मिसिंग रहेगा तो इनकम्प्लीट फ्लावर। लेकिन जब मैं रिप्रोडक्टिव वॉल्स की बात कर रहा हूँ, किसकी? रिप्रोडक्टिव। अगर फ्लावर के पास दोनों रिप्रोडक्टिव वॉल प्रेजेंट है तो उसको परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बोल? परफेक्ट। और 2 में से एक मिसिंग है तो इम्परफेक्ट। कंप्लीट फ्लावर किसको बोलते हैं बोल? चारों वॉल प्रेजेंट रहेंगे। इनकम्प्लीट, 4 में से कोई एक मिसिंग है, कोई भी हो सकता है। परफेक्ट फ्लावर दोनों, एंडोशियम गायनेशियम दोनों रहेगा। इम्परफेक्ट 2 में से एक मिसिंग रहेगा। और दोनों नहीं रहेगा तो न्यूटर फ्लावर। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, न्यूटर, NUTER, न्यूटर। समझ आ रहा? परफेक्ट फ्लावर बोथ दी एंडोशियम एंड गायनेशियम आर प्रेजेंट। इम्परफेक्ट 2 में से एक प्रेजेंट। न्यूटर दोनों ही नहीं प्रेजेंट है। अच्छा एक बात और, अगर दोनों एंडोशियम और गायनेशियम प्रेजेंट है तो उसको परफेक्ट फ्लावर भी बोलते हैं, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं उसको बोल? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो जो डायग्राम मैंने बनाया कौन सा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है।
कौन सा फ्लावर बेटा ये? बाइसेक्शुअल फ्लावर। लेकिन अगर एक ऐसा फ्लावर है जिसमें सिर्फ एंड्रोशियम मौजूद है, गायनोशियम नहीं है, या फिर सिर्फ गायनोशियम है, एंड्रोशियम नहीं है, तो उसको यूनिसेक्शुअल फ्लावर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बोल? यूनिसेक्शुअल फ्लावर। यानी परफेक्ट फ्लावर को आप बाइसेक्शुअल बोल सकते हो और इम्परफेक्ट फ्लावर को यूनिसेक्शुअल बोल सकते हो। अब बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत सारे प्लांट होते हैं जिसमें प्लांट की बॉडी के ऊपर ही एक ही प्लांट पे मेल वाले फ्लावर भी रहेंगे और फीमेल वाले, यानी एंड्रोशियम वाले फ्लावर भी रहेंगे और गायनोशियम वाले भी रहेंगे, एंड्रोशियम वाले भी रहेंगे और गायनोशियम भी रहेंगे। ऐसे प्लांट को डाइशियस प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? डाइशियस। डाइशियस मतलब एक ही पे दोनों, एक ही पे दोनों। उस प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। समझ में आ रहा है अच्छे से? लेकिन बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनमें एक प्लांट है ना, उसके ऊपर जितने फ्लावर है सब के सब खाली मेल फ्लावर रहेंगे, फीमेल फ्लावर नहीं है। फीमेल फ्लावर दूसरे वाले पेड़ पे रहेगा, उसी स्पीशीज़ के दूसरे पेड़ पे रहेगा, तो इसको मोनोइशियस प्लांट बोलते हैं। एक पेड़ पे एक ही टाइप का फ्लावर, एक पेड़ पे एक ही टाइप का फ्लावर, मोनोइशियस। जैसे पपाया, पपाया मोनोइशियस होता है, पपाया इज़ अ मोनोइशियस प्लांट। उसमें पूरे पपाया पे या तो मेल फ्लावर रहेगा या तो फीमेल फ्लावर। सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है? तो आई होप मैंने आपको फ्लावर के बारे में बहुत कुछ बता दिया, थोड़ा नहीं बहुत कुछ बता दिया, लेकिन जितना बोर्ड पे लिखा है एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब बताओ आपका फोकस किस पे रहेगा मेन यहाँ पर? आप जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना चाह रहे हो किस पे रहेगा? एंड्रोशियम और गायनोशियम। एंड्रोशियम में भी आई एम ओनली इंटरेस्टेड अबाउट एंथर, पॉलन ग्रेन उधरी है, और गायनोशियम में ओव्यूल। ओव्यूल ओवरी के अंदर भी कौन? ओव्यूल। ओवरी भी पूरी नहीं पढ़ने का मेरे को, ओवरी में भी आई एम ओनली इंटरेस्टेड अबाउट ओव्यूल। तो अब इस चैप्टर में हम लोगों को दो चीज़ें पढ़ना है, एक है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एक क्या है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, और एक है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 4-4 मार्क्स का दोनों क्वेश्चन है। एक्सप्लेन टीएस ऑफ एंथर इन डिटेल, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। समझ में आ रहा है? तो अभी अपने को एंथर और ओवरी इन दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ना है। अब जाहिर सी बात है, जब मैं आपको एंथर पढ़ाऊंगा तो एंथर इंपॉर्टेंट क्यों है? एंथर इंपॉर्टेंट क्यों है बोल? उसके अंदर क्या बनता है? पॉलन ग्रेन बनता है। तो एंथर में पॉलन ग्रेन कैसे बनता है वो हमको देखना है। ओव्यूल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो सैक बनता है, तो उसमें एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है वो हमको देखना है। सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है? एक बात और यहीं पे याद रख लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, तुमको कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर आगे से। एक बात और अगर आप लोग याद रख लो, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि जो सेल्स नए ऑर्गेनिज्म को बनाने में हेल्प करते हैं उनको स्पोर सेल कहते हैं, स्पोर बोलते हैं ना याद? तो ये जो पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक है, इसी में तो मेल फीमेल गैमेट है ना, तो ये दोनों भी किस में हेल्प कर रहे हैं? किस में हेल्प कर रहे हैं बोल? किस में हेल्प कर रहे हैं? नए ऑर्गेनिज्म के बनने में हेल्प कर रहे हैं। तो इनके नाम में भी स्पोर आता होगा कहीं ना कहीं। तो ज़रा ध्यान से देखो, पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर जिस सेल से बन के तैयार होता है उसको माइक्रोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? समझ, एंथर में बनेगा माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से बनेगा पॉलन। सिमिलरली ध्यान से सुनना, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक जिस सेल से बन के तैयार होता है उसको मेगास्पोर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बोल? तो ये दो नाम में ना आप चैप्टर में कंफ्यूज हो रहे थे, तो कंफ्यूजन जैसी कोई चीज़ है नहीं। एंथर में ध्यान से सुन, एंथर में कौन से सेल होते हैं? माइक्रोस्पोर। वही माइक्रोस्पोर आगे चल के क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो जब मैं आपको टीएस ऑफ एंथर पढ़ा लूँगा ना, टीएस ऑफ एंथर खत्म हो जाएगा, एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, तब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या नाम है? उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? माइक्रोस्पोर बनता कैसे एंथर के अंदर। और फिर हम लोग एक प्रोसेस पढ़ेंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। क्या बोल? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन और फिर वो पूरा डेवलपमेंट कैसे होता है, मेल गैमेट वगैरह कैसे बनता है। यानी इस एंड्रोशियम में मुझे आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ानी है। कौन सी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बता? एंथर का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन और उसके अंदर मेल गैमेट कैसे बनता है। फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? ओवरी में भी किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग? ओव्यूल। ओवरी के बारे में नहीं, हम लोग किसके बारे में इंटरेस्टेड है? ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर कैसे बनता है। और फिर हम लोग क्या बनेंगे? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो एंड्रोशियम में मेन कितनी चीज़ें पढ़ना है? 3, और गायनोशियम में 3। और ये जो 3 बता रहा हूँ, टीएस ऑफ एंथर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इन तीनों में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 2 लाइन का टॉपिक है, खत्म, बहुत छोटा सा है।
TS ऑफ एंथर पूछा तो 4 मार्क्स के लिए आता है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पूछा तो 3 और 4 मार्क्स के लिए आता है, दोनों बड़े बड़े टॉपिक। सिमिलरली इधर भी अगर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पूछा तो 4 मार्क्स में आता है। मेगास्पोरोजेनेसिस 2 लाइन का टॉपिक है। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक पूछा तो 4 मार्क्स के लिए आता है। तो इन दोनों में आपको टोटल 4 बड़े बड़े टॉपिक्स है जो 4-4 मार्क्स के लिए आते हैं। सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा? इसी वेरी मच क्लियर। चलो ये पूरा लिख लो और इसका डायग्राम बना दो, ठीक है ना? डू इट।